सो बच्चों लास्ट लेक्चर में जो है वो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस बेसिकली आवर 8th लेक्चर एंड द टॉपिक ऑफ द लेक्चर इज इंट्रोडक्शन टू द सिटी. If we go for the review of the last lecture, तो उसमें जो है वो मैंने आपको कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशंस जो है वो बताई थी. ठीक है, क्योंकि आपके सिनेरियो बेस्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और वैसे भी आपके एग्जाम रिटन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो इम्पोर्टेंट है. ठीक है, जो उसमें कुछ ऐसा नहीं था कि हम उसको स्पेसिफिकली जो है वो रिव्यू करें, बट जो है वो आप लोगों ने उसको अच्छे से देख लेना है. ठीक है बच्चों, तो आज जो है बेसिकली हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम जो है वो सीटी पढ़ेंगे. ठीक है, आई होप कि हम इसे 1 या 2 या 3 लेक्चर्स में जो है वो कवर कर लें. बिल्कुल जो है वो आज मैं आपको कुछ बेसिक्स बताऊंगी. ठीक है, सीटी स्कैन की के सीटी स्कैन के लिए जो है वो कुछ बेसिक टर्म्स क्या होती हैं या सीटी स्कैन का बेसिक स्पेसिफिक जो है वो इंट्रोडक्शन क्या है. वैसे जब हम लोगों ने मैंने आपको जो है वो इंट्रोडक्शन टू रेडियोलॉजी पढ़ाया था, तो तभी मैंने आपको बताया था एक इसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन कि सीटी स्कैन जो है वो क्या होता है और हम इसको किस तरह से जो है वो रेस्ट ऑफ द जो है वो हमारे पास जो रेडियोलॉजिकल मोडेलिटीज हैं उनसे इसको जो है वो डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं. ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन टू द सीटी स्कैन. कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी और सीटी स्कैन. ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले जो इसका जो नाम है उसको समझने की जरूरत है कि व्हाट इज कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी. ठीक है जी, अब टोमोग्राफी का क्या मतलब है. आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों को जब सीटी स्कैन पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि बच्चों सीटी स्कैन का सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे पास ये होता है कि ये हमें स्लाइसिस के अंदर इमेज जो है वो दिखा रहा होता है. ठीक है, किसी भी ऑर्गन ऑफ द बॉडी का या किसी भी स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी का हमारे पास स्लाइसिस के अंदर इमेज जो है जो भी रेडियोलॉजिकल मोडेलिटी शो करती है, या अगर हम कहते हैं कि उसका क्रॉस सेक्शनल इमेज जो है वो हमें जो शो करती होती है मोडेलिटी, जो रेडियोलॉजिकल मोडेलिटी है, दैट इज बेसिकली द सीटी स्कैन. ठीक है, तो टोमोग्राफी इटसेल्फ का मतलब ही ये है कि हम जो है वो स्लाइसिस के अंदर या उसका जो क्रॉस सेक्शनल इमेज ले रहे हैं, दैट इज बेसिकली द टोमोग्राफी. ठीक है, अब व्हाट इज कंप्यूटराइज्ड का ये मतलब है कि जो क्रॉस सेक्शनल या जो स्लाइसिस के अंदर हमारे पास इमेज आ रहा है उसको जो है वो एक प्रोसेसिंग होती है उसकी. ठीक है, और वो फिर प्रोसेसिंग के बाद कंप्यूटराइज होने के बाद हमें जो है वो एक एक्सरे इमेज की तरह जो है वो फिर उसका एक फिल्म या इमेज जो है वो हमारे सामने शो हो जाता है. ठीक है, तो कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी क्या है कि जिसके अंदर हम स्लाइसिस में या क्रॉस सेक्शनल इमेज ले रहे होते हैं, फिर उसकी फर्दर क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर. ठीक है, और फिर या मॉनिटर, और उसके बाद फिर हमें जो है वो एक स्पेसिफिक फिल्म या स्कैन जो है वो हमें नजर आ जाता है. सो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सीटी स्कैन इज डिराइव्ड फ्रॉम एक्स-रे. ठीक है बच्चों, हमने पहले भी पढ़ा था कि मैंने आपको बताया था कि एक्स रेज सीटी स्कैन में भी हमारे पास एक्स रेज ही यूज हो रही होती हैं. ठीक है, अभी तक हमने एक्सरे पढ़े हैं, ठीक है, रेडियोग्राफी पढ़ी है, उसके अंदर भी हमारे पास कौन सी रेज यूज हो रही थी, एक्स रेज ही यूज हो रही थी. ठीक है, फिर हम फ्लोरोस्कोपी मैंने आपको जो पढ़ाई जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, तो उससे मैंने आपको बताया था कि फ्लोरोस्कोपी में भी हमारे पास कौन सी रेज यूज हो रही होती है, एक्स रेज ही यूज हो रही होती है. ठीक है, इसी तरह से सीटी स्कैन में भी जो है वो हम बेसिकली क्या यूज कर रहे होते हैं, एक्स रेज यूज कर रहे होते हैं. इसका क्या मतलब है बच्चों, इसका ये मतलब है कि इसका जो बेसिक प्रिंसिपल होगा वो सेम होगा. जैसे एक्सरे के अंदर जो है वो डिफरेंट टिश्यूज के अंदर एक्स रेज की एब्जॉर्प्शन डिफरेंट थी, इसी तरह से सीटी स्कैन में भी यही होगा कि डिफरेंट टिश्यूज होंगे, तो डिफरेंट टिश्यूज के अंदर एक्स रे जो है वो डिफरेंट इंटेंसिटी के साथ जो है वो क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी. A computerized CT scan combines a series of X-ray images taken from different angles and uses computer processing to create cross-sectional images or slices of the bones, blood vessels, and soft tissues inside the body. CT scan imaging provides more detailed information than plain X-rays do. CT scan can be used to visualize nearly all parts of the body and is used to diagnose disease or injury as well as to plan medical, surgical और radiation treatment. ठीक है, तो सबसे पहले वाली जो हमारे पास ये पैराग्राफ है, इसका क्या मतलब है. ठीक है, वो क्या रहा है कि हमारे पास अगेन जो पहले मैंने आपको बात जो है एक्सप्लेन की है कि हमारे कोई भी एरिया हो, ठीक है, बोन्स हो, ब्लड वेसल्स हो, कोई भी सॉफ्ट टिश्यू है बॉडी के अंदर, उसके जो स्लाइसेस आएंगे या क्रॉस सेक्शनल इमेज आएगा वो हमारे पास किसकी मदद से आएगा, सीटी स्कैन की हेल्प से आएगा. क्यों, क्योंकि ये हमें डिफरेंट एंगल्स के साथ जो है वो पेशेंट की बॉडी का इमेज ले रही होती है. ठीक है, आप देखिए बच्चों, जब हमने एक्सरे पढ़ा तो मैंने आपको बताया था कि हम पेशेंट को सिंपल खड़ा करते हैं, ठीक है, एक्सरे डिटेक्टर के सामने, और वहां से एक्सरे पास करके और पेशेंट की बॉडी का जो है वो इमेज हमारे पास एक्सरे फिल्म के ऊपर आ जाता है. बट सीटी स्कैन में क्या होता है कि जो डिटेक्टर लगा होता है वो मूव कर रहा होता है. जब वो मूव करता है तो वो डिफरेंट एंगल्स के साथ आपकी बॉडी का जो है वो क्या करता है, इमेज लेता है. ठीक है,
कोई भी बॉडी का एरिया होगा उसने डिफरेंट एंगल्स के साथ, जब डिटेक्टर ने डिफरेंट एंगल से मूव करना है, उसने डिफरेंट एंगल से जो है वो रेस को बॉडी से पास करना है, तो क्या होगा ऑटोमेटिकली आपके पास जो है वो क्रॉस सेक्शन या स्ट्रेचेस इमेज जो है वो अपीयर हो जाएंगे। देन वो कह रहे हैं कि आपके पास प्लेन एक्सरे से ज्यादा इमेज जो है वो डिटेल में दे रहा है। ठीक है जी, तो ये तो हम पहले क्लियर कर चुके हैं कि एक्सरे में सिंपल हमारे पास 2 डायमेंशनल इमेज आ रहा होता है, जबकि सीटी स्कैन में हमारे पास 3 डायमेंशनल और स्लाइसेस या क्रॉस सेक्शन की फॉर्म में इमेज आ रहा है। देन आप इसको डायग्नोसिस के लिए भी यूज कर सकते हैं और ट्रीटमेंट वगैरह के प्लान करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। अब आप देखिए जब भी कोई पेशेंट जो है वो कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री के साथ इमरजेंसी में आता है और अगर स्पेशली उसका हेड ट्रॉमा हुआ होता है, ठीक है ना, हेड ट्रॉमा हुआ होता है, हेड ट्रॉमा में हम सबसे पहले जो है वो सीटी स्कैन करवा रहे होते हैं, इस वजह से कि अगर वहाँ पे कोई पेशेंट के जो है वो कोई ट्यूमर बन गया, ठीक है, या कोई क्लॉट बन गया हुआ है या कोई भी और जो है वो हेमरेज बन गया, कोई हेमाटोमा बन गया, तो वो हम उसको जो है वो लोकलाइज जो है वो कर सकें कि वो किस एरिया में, ठीक है, और फिर एट द सेम टाइम हमने अगर कोई सर्जरी करनी है तो सर्जिकल प्रोसीजर कर सकें। ठीक है, अगर कोई भी वैसे फ्रैक्चर है या जो भी आपने मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है पेशेंट को, वो हम ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, और रेडिएशन ट्रीटमेंट, अगर पेशेंट का कोई कैंसर है, कोई ट्यूमर है, तो उसको भी अगर हमने डिटेक्ट करना है कि वो किस लेवल पे पड़ा हुआ है और वो कितना स्प्रेड हुआ हुआ है, तो वो भी हमें सीटी स्कैन जो है वो उसका प्रॉपर एक क्रॉस सेक्शन इमेज दे देगा उस एरिया के पार्ट का, और हमें जो है वो उसका इजीली पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो दिस इज जस्ट स्पेसिफिक वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द सीटी, जो कि मैंने आपको वैसे पहले भी इतना तो है, जो इतनी इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपको मेरा ख्याल है कि इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी जो है वो दे दी थी। ठीक है बच्चों, ये एक स्लाइड मैंने आपको दिखाई थी इंट्रोडक्टरी लेक्चर में और मैंने आपको बताया था कि देखिए बेटा ये पेशेंट डेटा है, ठीक है, ये उसका हेड है, और ये हमने जब यहाँ से सीटी स्कैन किया तो ये उसके वॉलेट ऑफ द स्कल से लेके बेस ऑफ द स्कल तक हमारे पास डिफरेंट स्लाइसेस में सीटी स्कैन ने ब्रेन को डिवाइड कर दिया। ठीक है जी, आप यहाँ से देखना शुरू करें तो ये देखिए सबसे ऊपर जो है वो ब्रेन की आपको बोन्स नजर आ रही है, ठीक है जी, टेम्पोरल बोन है, ऑक्सीपिटल है, ठीक है जी, इस तरह। फिर उसके बाद नीचे आपको सेरेब्रल कॉर्टेक्स नजर आ गई, ठीक है जी, हेमिस्फीयर नजर आ गया। फिर उसके नीचे हम आएंगे तो इंटरनल कैप्सूल्स नजर आएंगे, सर्काइल हेराई नजर आएंगे, आपको वेंट्रिकल्स नजर आएंगे, ठीक है, इंटरनल कैप्सूल नजर आएगा। फिर उससे नीचे हम आगे तो हम पॉन्स मेडुला सेरिबेलम का जो है, ठीक है, तो ऊपर से लेके नीचे तक पूरे ब्रेन को एक पकड़ा आपने स्लाइस और उसको कट करके, ठीक है, जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल आपने कभी जो है वो पोटैटो चिप्स जो हम जैसे हम आलू के चिप्स जो अगर आप गोल गोल काटेंगे तो आप कैसे करते हैं, एक स्लाइस काटते हैं, दूसरा साइड काटते हैं, तीसरा साइड काटते हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे नीचे तक हम स्लाइसेस में उस पूरे जो है वो पोटैटो को कट कर देते हैं। इसी तरह से सीटी स्कैन आपके पूरे ब्रेन को हमें स्लाइसेस में करके जो है वो दिखा देता है, और अगर हमने देखना है कि कोई फ्रैक्चर है तो भी पता चल जाता है, कोई आपको ट्यूमर बना हुआ है किस लेवल पे बना हुआ है वो भी जो है वो हमें इजीली उसका आइडिया हो जाता है। The computerized tomography, originally known as computed axial tomography (CAT) or CT scan and body section retinography, ठीक है जी, इसको ये इसके डिफरेंट नाम थे, इसको जो है वो कैट के नाम से या बॉडी सेक्शन रेटिनोग्राफी के नाम से भी जो है वो पहले जो है वो जाना जाता था। ठीक है, अब यूजुअली आपने देखा है कि हम इसको सीटी स्कैन के ही नाम से जो है वो यूज कर रहे हैं। डिजाइन बाय गॉडफ्रे एंड हॉस्पिटल टू ओवरकम द विजुअल प्रेजेंटेशन challenges in radiography and conventional tomography। ठीक है जी, तो ये बेसिकली इन्होंने क्यों डिस्कवर किया था गॉडफ्रे एंड हाउसफील्ड ने, क्योंकि जो हमारे पास सिंपल चैलेंजेस आ रहे थे कि हमें अगर किसी भी स्ट्रक्चर को जो है वो बहुत ज्यादा उसके क्रॉस सेक्शनल लेवल पे जाके देखना होता था तो हमें नहीं पता चलता था। देखिए बच्चों, जितना आप अच्छे तरीके के साथ जो है वो विजुलाइज कर सकेंगे किसी भी स्ट्रक्चर को, उतना ही हम क्या कर सकेंगे, अच्छा डायग्नोसिस बनाएंगे। जितना अच्छा डायग्नोसिस बनाएंगे उतना ही अच्छा पेशेंट को जल्दी ट्रीटमेंट प्रोवाइड होगा। ठीक है, या उसको सर्जरी चाहिए तो सर्जरी प्रोवाइड होगी, और अगर उसको मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए तो मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड होगा। हर चीज आपको साइन एंड सिम्टम से और पेशेंट प्रेजेंटेशन से पता नहीं चल सकती। ठीक है ना, हमने पहले भी डे 1 पे लेक्चर में जो है वो डिस्कस किया था कि रेडियोलॉजी जो है वो बेसिकली हमारे पास जो मेडिसिन है उसका हमारे पास बैकबोन कंसीडर की जा रही है। ठीक है, इसी वजह से बैकबोन कंसीडर की जा रही है बिकॉज ये आपको एक स्पेसिफाइड डायग्नोसिस के अंदर जो है भी हेल्प कर रही होती है, और एट द सेम टाइम जो भी सर्जन है, जो भी डॉक्टर है, जो भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहा है पेशेंट को, उसकी क्या एफिकेसी है, वो पेशेंट के लिए कितना इफेक्टिव है या नहीं इफेक्टिव है, ये सारी चीजें भी हमें रेडियोलॉजी की हेल्प से पता चलते हैं। ठीक है, अगर रेडियोलॉजी ना हो तो ना ही हम प्रॉपर डायग्नोसिस कर सकेंगे और ना ही पेशेंट को हम प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा सकेंगे। ठीक है, तो एट द एंड क्या होगा, मॉर्बिडिटी रेट जो है वो हमारे पास ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, plain radiography involves X-rays that pass through the patient and create an image directly on a photographic film. Image is basically a shadow. Shadows should give you an incomplete picture of an object's image. ठीक है बच्चों, तो जो सिंपल एक्सरेज हम जब करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि सिंपल आप पेशेंट को डिटेक्टर के सामने खड़े करते हैं, एज इट इज पेशेंट का इमेज जो है वो आपको फिल्म के ऊपर जो है वो शो कर देता है। ठीक है, आपने
एपी व्यू लिया तो वो आपको एपी व्यू शो करेगा, ठीक है। पीए व्यू आपने किया तो पीए व्यू शो करेगा, ठीक है। और अगर आपने ओब्लिक या लेटरल व्यू लिया तो वो आपको वो व्यू शो करेगा। और अगेन उसमें आपको क्या करना पड़ता है कि पेशेंट की पोजिशनिंग भी करनी पड़ती है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आपने एक्सरे के सामने पेशेंट को जो है वो खड़ा किया और आपने जो है वो बटन दबा दिया और एपी व्यू आ गया, बटन दबा दिया तो पीए व्यू आ गया। नो, हमें स्पेसिफाइड करके पेशेंट की पोजिशनिंग भी करनी पड़ती है, ठीक है। हमने डिस्कस किया था कि अगर वो पोजिशनिंग प्रॉपर ना हो तो क्या होता है कि एक्सरे में एरर भी आ जाता है, ठीक है ना, कि अगर प्रॉपर पोजिशनिंग ही नहीं की तो आपको नहीं पता चलेगा कि वहाँ पे फ्रैक्चर है या नहीं है। तो इसलिए हमारे पास प्लेन रेडियोग्राफी जो है वो आपको एक प्रॉपर इमेज नहीं दे रही होती, बल्कि आपको सिंपल एक जो है वो शेडो, एक इमेज का, एक जैसे आपको किसी के ऑब्जेक्ट का, किसी के ऑर्गन का, किसी भी स्ट्रक्चर का एक शेडो दे देती है, ठीक है। तो आप डेफिनेटली एक शेडो से जो है वो प्रॉपरली डायग्नोज नहीं कर पाएंगे एक चीज को, ठीक है। उसके लिए हमें फिर क्या जरूरत पड़ेगी, सीटी स्कैन की जरूरत पड़ेगी। अच्छा जी, अब आपको बताइए बच्चों, आपने पढ़े हुए होंगे कि हमारे बॉडी के जो डिफरेंट प्लेन्स होते हैं, ठीक है जी, कोरोनल और फ्रंटल प्लेन। देन कोरोनल और फ्रंटल प्लेन की चीजों के बॉडी को आपके फ्रंट एंड बैक पार्ट में जो है वो डिवाइड कर रहा होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल, एक्सियल और ट्रांसवर्स प्लेन, ठीक है जी। ट्रांसवर्स प्लेन आपका कौन सा होता है जो कि बॉडी को अपर एंड लोअर पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। देन सैजिटल और लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन, या इसको हम मीडियल या पैरासैजिटल प्लेन भी कहते हैं, जो कि आपकी बॉडी को राइट एंड लेफ्ट पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो ये बेसिकली सारे प्लेन्स बताने का मकसद ये है कि जो हमारे पास सीटी स्कैन है वो हमारे इन तीनों प्लेन्स के अंदर जो है वो बॉडी के इमेज जो है वो ले रहा होता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एक्सरे जो ट्यूब होती है सीटी स्कैन में लगी हुई, जो जनरेटर होता है वो एक्सरेज एमिट करता है, और वो डिटेक्टर जो होता है वो रोटेट करता रहता है, वो रोटेट करता है और वो बॉडी को सारे एंगल्स में जो है वो बॉडी का इमेज जो है वो हमें लेके उसका एक क्रॉस सेक्शनल या स्लाइसेस की फॉर्म में इमेज जो है वो दे देता है, ठीक है। आप ये देखें, ये अगर हमने एक इमेज लिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें आपको बड़े अच्छे से जो है वो पता चल जाएगा, ठीक है जी। ये देखें, ये हमारे पास जो है वो कोरोनल प्लेन था, ठीक है। और उसके बाद ये जो है वो हमारे पास आ गया है आपका बॉडी का सैजिटल प्लेन, ठीक है। और नहीं सॉरी, ट्रांसवर्स प्लेन हो गया, ठीक है। ये ट्रांसवर्स प्लेन हो गया और ये हमारे पास आ गया है बॉडी का सैजिटल प्लेन, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लेंगे, अप एंड डाउन में कन्वर्ट कर दिया, राइट एंड लेफ्ट में हो गया, और आपको जो है वो फ्रंट और बैक साइड में भी इसमें आपको जो है वो स्लाइसेस करके इमेज के दिखा दिए, ठीक है। अभी जब हम सीटी स्कैन देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि डिफरेंट एंगल्स के अंदर या डिफरेंट प्लेन्स के अंदर जब इमेज होता है तो वो किस तरह होता है, ठीक है। तो अगर आपको ये जो है वो प्लेन्स बॉडी के या जो एक्सेस हैं ये क्लियर होंगे, ठीक है, कि कोरोनल प्लेन किस तरह से बॉडी को डिवाइड कर रहा होता है, ठीक है, फ्रंट एंड बैक में कर रहा है, ट्रांसवर्स प्लेन किस तरह से अपर एंड लोअर में कर रहा है, और मीडियन प्लेन किस तरह से राइट एंड लेफ्ट में कर रहा है, तो इजीली आपको जो है वो पता चल जाएगा कि ये जो है वो राइट एंड लेफ्ट वाला इमेज आ गया है, ठीक है। ये अपर एंड लोअर वाला इमेज आ गया और ये जो है वो फ्रंट और बैक वाला इमेज आ गया, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस प्लेन के अंदर इमेज है। अब ये आपसे पूछा भी जा सकता है स्पॉट इमेजिंग के अंदर या बायोवा में, कि लेट सपोज मैं आपको ये इमेज शो करके देती हूँ कि ये किस प्लेन में जो है वो ब्रेन का सीटी इमेज जो है वो ब्रेन बेसिकली सीटी जो है वो हमें किस प्लेन में ये जो है वो ब्रेन का इमेज जो है वो शो कर रहा है, ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे कि ये इस प्लेन में शो कर रहा है, ये इस प्लेन में शो कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? नो मैम। ओके, तस मैम ये जो थर्ड वाला इमेज था वो कौन से प्लेन में था? वो सैजिटल और लॉन्गिट्यूडनल है ना? ये वाला बच्चे, जी मैम। देखिए बेटा, ये वाली पिक्चर मैंने ऐड इसलिए की थी ताकि आप लोग उसको अच्छे से समझ सकें। फ्रंटल प्लेन कौन सा है जो आपको फ्रंट और बैक में डिवाइड कर रहा है, ट्रांसवर्स अपर और लोअर में कर रहा है। सैजिटल या मीडियम प्लेन कौन सा है जो राइट और लेफ्ट में कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कौन सा प्लेन आपको लग रहा है जिसने दरमियान से कट किया ना बॉडी के पार्ट को, मतलब कि उसने दरमियान से कट के राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो राइट और लेफ्ट में हमें कौन सा कर रहा था प्लेन डिवाइड, सैजिटल प्लेन डिवाइड कर, सैजिटल। ठीक है। तो आपने जब प्लेन्स बच्चे याद रहेंगे ना, अपने बॉडी के ऊपर प्लेन्स बना के देखेंगे। अगर मैं अपने बॉडी को राइट और लेफ्ट में करूँ तो कौन सा प्लेन होगा, अगर अपर और लोअर हाफ में करूँ तो कौन सा प्लेन होगा, ठीक है, ट्रांसवर्स हो गया, और अगर फ्रंट और बैक में करूँ तो कौन सा हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास सैजिटल, ये हो गया हमारे पास फ्रंट और बैक में कौन सा कोरोनल प्लेन, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास ट्रांसवर्स जिसने पूरा जो है वो दरमियान से कट कर दिया स्ट्रक्चर, ठीक है बच्चों। तो ये अब बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे भी जब आप जो है वो सीटी स्कैन्स देखेंगे तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। Okay, thus a three-dimensional structure is depicted on a two-dimensional plane.
गिविंग राइज टू डिस्टर्बिंग सुपर इम्पोजिशन। ठीक है जी। तो बेसिकली क्या है बच्चों, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो अल्लाह ताला ने जैसे डिजाइन की है, 3 डायमेंशनल डिजाइन में हुई है। ठीक है, 3 प्लेन्स है अगर हम बॉडी को डिवाइड करते हैं। बट हमें जब एक्सरे देते हैं तो एक्सरे क्या करता है कि वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हमें नहीं देता। जब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं देता तो क्या होता है कि हमारी कुछ स्ट्रक्चर जो है वो वहां पे उनकी सुपर इम्पोजिशन हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कि ओवरलैपिंग आपको जो है वो नजर आ जाती है। ठीक है, आपको याद होगा जब मैंने आपको पढ़ाया था सीटी, तो उससे बच्चों मैंने आपको एक इमेज दिखाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कभी कभी ऐसे होता है कि बिल्कुल हेयरलाइन फ्रैक्चर होता है और हम उसको डायग्नोज नहीं कर पा रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ द एक्सरे। ठीक है, एक्सरे के ऊपर हमें वो जो है वो इतना क्लियर नजर नहीं आ रहा होता। क्यों नहीं नजर आ रहा होता? वो इस सुपर इम्पोजिशन की वजह से जो है वो हमें नजर नहीं आ रहा होता। ठीक है, और डॉक्टर ने ऊपर लिखा होता है कि जी फर्दर सीटी, बोन सीटी इज रेफर्ड। ठीक है, क्या भाई आप सीटी कराएं ताकि हमें क्रॉस सेक्शनल या स्लाइसेस में इमेज नजर आए और फिर हम जो है वो इसको लेबल कर सकें कि इसका फ्रैक्चर है या नहीं है। ठीक है, तो ये सीटी स्कैन हमें यहाँ पे इस चीज में हेल्प कर रहा है। CT completely eliminates the superimposition of images of structures outside the area of interest. The word tomography is derived from the Greek tomos, slice, and graphing to write. Definition: imaging of an object by analyzing its slices. ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले बच्चे जो है डिफाइन कर दिया था कि टोमोग्राफी क्या है, कि हम किसी भी स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट को जब स्लाइसेस की फॉर्म में जो है वो स्टडी करें, दैट इज बेसिकली द टोमोग्राफी। और सीटी हमें हेल्प करता है जो प्लेन एक्सरेस के अंदर सुपर इम्पोजिशन हो जाती है, सीटी के अंदर वो सुपर इम्पोजिशन नहीं होती। अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ वाइवा में कि बच्चे आप मुझे बताएं कि सीटी स्कैन जो है उसके अंदर अगर कोई पेशेंट का फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है, और हमें एक्सरे में वो क्लियर नहीं हो रहा, तो हम पेशेंट को सीटी स्कैन क्यों रेफर करें? ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे कि हम इसलिए रेफर करेंगे क्योंकि एक्सरेज में हमारे पास जो है वो 2D इमेज आता है। ठीक है, और स्ट्रक्चर्स की सुपर इम्पोजिशन हो जाती है, जबकि सीटी स्कैन जो है वो हमें 3D इमेज देता है, क्रॉस सेक्शनल स्लाइसेस की फॉर्म में इमेज देता है, और इसके अलावा ये जो है वो स्ट्रक्चर्स की सुपर इम्पोजिशन को कंप्लीटली एलिमिनेट कर देता है। ठीक है, तो ये दिस इज द बेसिकली आंसर, और ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपको सिर्फ वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पता होना चाहिए, बल्कि जब आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस करेंगे तो तब भी उसमें आपको आइडिया होना चाहिए कि अगर आपको किसी पेशेंट के अंदर ऐसा साइन लग रहा है, ठीक है, कि उसका कोई फ्रैक्चर है या कोई और मसला है, कोई पैथोलॉजी है जो कि एक्सरे में हमें क्लियर नहीं हो रही, तो हमें उसका फर्दर सीटी जो है वो रेफर करना चाहिए। ठीक है बच्चों, जरूरी नहीं है कि सीटी हमारे पास ब्रेन का ही होता है, सीटी बोन्स का भी होता है, सीटी एब्डोमेन भी होता है, डिफरेंट ऑर्गन्स का भी हम सीटी करते हैं। कंपैरिजन ऑफ सीटी विद कन्वेंशनल रेडियोग्राफी। Conventional radiography suffers from the collapsing of 3D structures onto a 2D image. CT gives accurate diagnostic information about the distribution of structures inside the body. ठीक है बच्चों, ये हम ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सरे जो है अब आप देखें, फॉर एग्जांपल उन्होंने ये चेस्ट का एक्सरे किया हुआ, ठीक है, तो ये आपको इस तरह का एक इमेज आ रहा है, जबकि अगर हम इसी ही जो है वो चेस्ट को सीटी करें तो आपको इस तरह से लंग्स जो है वो क्रॉस सेक्शनल इमेज के अंदर नजर आएंगे। ठीक है, और आपको बड़े इजीली पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई जो है वो लोअर लोब ऑफ द लंग के अंदर आपको लग रहा है कि यहाँ पे कोई मैस डिटेक्टेड है, यहाँ पे कोई इन्फेक्शन है, यहाँ पे कोई भी जो है वो पैथोलॉजी जो है वो लंग्स के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, जबकि यहाँ पे हमें कितना इजीली जो है वो ये पता नहीं चल रहा कि ये आइदर जो है वो मिडल लोब है या आइदर जो है वो लोअर लोब ऑफ द लंग है, दैट इज बेसिकली अफेक्टेड। ठीक है, तो अब अगर हमने यहाँ पे कोई फ्लूइड एक्यूमुलेट था, कोई ब्लड एक्यूमुलेट हुआ हुआ था, उसकी हमने एस्पायरेशन करनी है या जो भी सर्जरी करनी है या जो भी मेडिकेशन देनी है, वो हम सीटी की हेल्प से इजीली जो है वो पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। इवन आप देखेंगे बहुत सारे जो कोविड के पेशेंट्स हैं उसमें भी डॉक्टर जो है वो अगर कोई पेशेंट है जो जिसमें जो है वो आपको वैसे साइनस सिंड्रोम इतने क्लियर नहीं नजर आ रहे हैं, ठीक है, और उसका इवन एक्सरे में भी आपको इतना ज्यादा कोई इन्फेक्शन नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, बट पेशेंट को एक ऐसा सिम्टम, कोई ऐसा रेड फ्लैग साइन आपको जो है वो बता रहा है, उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि फर्दर क्लियर करने के लिए फर्दर डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, सीटी गिव्स एक्यूरेट डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो हम फर्दर डायग्नोस करने के लिए, एक्यूरेट डायग्नोसिस बनाने के लिए क्या करेंगे, पेशेंट को सीटी लंग्स जो है वो रेफर कर देंगे। जब सीटी आ जाएगा तो बस फिर तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इमेजेस आ गए हैं हमारे पास स्लाइसेस के अंदर। अब हर स्लाइस के अंदर पकड़ के आपको सारा उस लंग्स को खोल के रख दिया और हमें जो है वो इजीली पता चल गया। Think like looking into a loaf of bread by cutting it into thin slices and then viewing the slices individually. ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको एक पोटैटो की एग्जांपल दी थी, इसी तरह से अगर आप देखें बेटा कि कोई भी ब्रेड है आपके पास और अगर आप इसको इस तरह देखें, और मैं कहती हूँ कि जी यहाँ पे इसके अंदर कोई फंजाई या एलजी लगी हुई है, तो यू विल नॉट बी एबल टू डिटेक्ट दिस। ठीक है, बट अगर हम उसको स्लाइसेस के अंदर काटें तो हमें इजीली पता चल जाएगा कि हाँ जी यहाँ पे कोई एलजी या फंजाई थी, यहाँ पे कोई जो है वो पार्टिकल प्रेजेंट था। ठीक है, तो दिस इज व्हाट CT can do with the any structure or part of the body.
because of inherent contrast resolution of CT, tissues that differ in physical intensity by less than 1% can be distinguished. ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंट्रास्ट रेजोल्यूशन क्या होता है? कंट्रास्ट रेजोल्यूशन ये होता है कि अगर कोई भी आपकी बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जिसकी इंटेंसिटी जो है वो क्या है, डिफरेंट है, ठीक है, डेंसिटी डिफरेंट हुई, ठीक है। आप देखिए सॉफ्ट टिश्यूज जो है हमारी बॉडी में डिफरेंट है, बोन्स हैं आपके पास जो है मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, हर एक की डेंसिटी डिफरेंट है, हर एक की केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट है, हर एक की डेंसिटी जो है वो डिफरेंट है। जब डेंसिटी डिफरेंट है तो क्या होगा कि जो वो रेज अब्सॉर्ब करेंगी वो इंटेंसिटी भी उनकी सबकी डिफरेंट होगी, ठीक है। तो अब जो है वो क्या कह रहा है कि ये जो एब्जॉर्प्शन वाली एबिलिटी है, ठीक है, या ये जो डिफरेंट इंटेंसिटी को डिफरेंशिएट करने की एबिलिटी है वो सीटी स्कैन की हमारे पास क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। कितनी हाई है? कितनी हाई है कि अगर कोई टिश्यू के वो आपस में सिर्फ 0.1 यानी लेस देन 1%, 0.0 है, 0.5 है, 0.4% भी अगर उनमें सिर्फ डिफरेंस है तो सीटी स्कैन उसको इजीली क्या कर सकता है, डिफरेंशिएट कर सकता है। इसीलिए बच्चों अभी हमने शुरू में पढ़ा था कि हमें रेडिएशन ट्रीटमेंट में भी सीटी स्कैन हेल्प कर रहा है, ठीक है। कि अगर आपके पास कोई जो है वो किसी भी जो है वो ऑन्कोलॉजिस्ट को लग रहा है कि ये टिश्यू जो है वो नॉर्मल टिश्यू है और इसमें अभी कोई ट्यूमर ग्रोथ जो है वो नहीं स्टार्ट हुई है, ठीक है, तो क्या होगा कि आप नॉर्मल टिश्यू में और अगर ट्यूमर टिश्यू के अंदर, ठीक है, आप 100 सपोज हम कहते हैं कि सिर्फ 0.2% जो है वो चेंज है, तो सीटी स्कैन अगर हम कराएंगे उस टिश्यू का तो हमें बड़ा इजीली पता चल जाएगा कि जी ये इसके अंदर अभी सिर्फ 0.2% ट्यूमर ग्रोथ हुई है, लेकिन इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर ट्यूमर ग्रोथ, ये टिश्यू जो है वो ट्यूमर सेल के अंदर डेवलप हो जाएगा। It provides PUCCAR scan is able to image bone directly, shows the presence of calcification better, and is the modality of choice in patient with suspected metallic orbital foreign bodies. ठीक है बच्चों, तो बोन को देखने के लिए, ब्लड वेसल्स को देखने के लिए, मैंने आपको बताया कि और भी हम एब्डोमिनल ऑर्गन्स को भी देखने के लिए सीटी स्कैन जो है वो PUCCAR एक जो है वो हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, रेडियोलॉजिकल मोडेलिटी। और उसके अलावा यहाँ पे मेंशन है मेटालिक ऑर्बिटल फॉरेन बॉडीज, ठीक है बच्चों। अगर अब आपने आई तो नहीं पढ़ा होगा, बट अगर हम आई की एनाटॉमी की तरफ या आई के स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं बच्चों, तो आप देखें कि आई हमारे पास बड़ा ही एक सेंसिटिव सा रीजन है, ठीक है। रेटिना, आयरस है, लेंस है, जितनी भी वेसल जा रही है हमारे पास आई के अंदर, अगर आपने नहीं आई पढ़ी और आप आई को खोल के देखें जरा उसको, जो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसका अगर क्रॉस सेक्शन इमेज हम देखें तो इट्स अ वेरी डेलिकेट थिंग, ठीक है। आप देखिए जो हम नॉर्मली हम देख भी रहे होते हैं तो हम देखते हैं, आपने शायद पढ़ा भी होगा, एक आपके पास पहले रेट्रोवर्टेड इमेज आता है एंड विद इन माइक्रो सेकेंड्स वो जो है वो एक इरेक्टेड इमेज बन के हमें जो है वो शो होता है, ठीक है। तो ये सारा एक प्रोसीजर हमारी बॉडी में जो आई है बड़ी एक डेलिकेट सी पार्ट है, बट अगर आई में भी कोई आपके पास कोई मेटालिक फॉरेन बॉडी चली जाती है, ठीक है, तो आप बड़ा इजीली उसको जो है वो डिटेक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा कोई भी जो है वो गन शॉट इंजरी है, ठीक है, और गन शॉट में इंजरी में भी है कि तो वो कोई बहुत छोटी सी थी, वो कोई शॉट था, ठीक है, वो बॉडी के अंदर कहीं चला गया, ठीक है, और हम उसे नहीं डायग्नोज कर पा रहे हैं एक्सरेज पे या किसी और भी रेडियोलॉजिकल मोडेलिटी से, तो सीटी स्कैन आपको जो है वो एक क्विक स्कैन की फॉर्म में उसको जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। CT generally more widely available and cheaper, allows us to discern the exact location, configuration of the lesion and lesion's effect on the adjacent structures. In addition, knowing the precise location of a lesion, it facilitates the planning of an appropriate surgical approach to minimize the morbidity. ठीक है बच्चों, ये भी मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी लेजन पेशेंट के अंदर अगर आपके पास प्रेजेंट है तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास पेशेंट आया और उसको हमें हमें लग रहा है कि उसका ट्रॉमा हुआ था और उसका राइट साइड ऑफ द ब्रेन जो है वो इफेक्ट हो गया, ठीक है, वहां पे जो है वो हिट हुआ हुआ, वहां से ब्लीडिंग हो रही है और आपको नजर आ रहा है। बट अब अगर हमने देखना है कि वो जो राइट साइड ऑफ द ब्रेन है, ठीक है, पेशेंट के हमें साइंस नजर आ रहे हैं कि पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस हो गया है, ठीक है, ब्लीडिंग भी हो रही है, पेशेंट का वाइटल्स भी जो है वो प्रॉपर नहीं है, तो अब क्या है कि अब हमने देखना है कि इसका लीजन है किस साइड पे, ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, सेंट्रल कॉर्टेक्स में वहां पे कौन सा लोकेशन है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या पता चलेगा, हमें सीटी हेल्प कर देगा कि ये इस सेरिब्रल आर्टरी के अंदर जो है वो आर्टरी में भी फर्दर किस लेवल पे वो जो है वो प्रेजेंट है, वो आपको सीटी इजीली बता देगा, ठीक है। तो जितना इजीली हमें एक्यूरेट प्रिसाइज लोकेशन, एक्यूरेट डायग्नोसिस हेल्प कर देगा सीटी बनाने में, उतना ही क्या होगा, हम अच्छा ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर देंगे पेशेंट को, सर्जरी उतनी जल्दी हो सकेगी और एट द सेम टाइम क्या हो जाएगा, हमारे पास मॉर्बिडिटी लेवल जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आप लोगों ने शायद एक सर्जरी होती है क्रेनियोटमी, ठीक है, क्रेनियोटमी एक सर्जरी होती है ब्रेन की, जिसमें हम क्या करते हैं कि ब्रेन का जो एक बोन का फ्लैप है, ठीक है, उसको रिमूव करते हैं और वहां से हम फिर ब्रेन को असेस कर देते हैं, आइदर फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पसेस और आइदर फॉर द सर्जिकल पर्पसेस, ठीक है। और फिर जब हमने अपना सर्जिकल या डायग्नोस्टिक पर्पस जो है वो कंप्लीट कर लिया तो दोबारा से फ्लैप जो होता है बोन का वहां पे लगा देते हैं, ठीक है। तो अब आप देखें कि हम पेशेंट का जो है वो जो ब्रेन है उसको खोल रहे हैं, उसका
स्कल वहां से रिमूव कर रहे हैं, बोन फ्लैप रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, और अगर हमें पता ही ना हो कि वो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है तो क्या करेंगे, हम दोबारा से वहां पे बोन फ्लैप लगाएंगे, दूसरी साइड पे वहां से कट करेंगे? नो, हम पहले पेशेंट का सीटी कराएंगे, ठीक है, हम देखेंगे राइट साइड इफेक्ट है, लेफ्ट साइड इफेक्टेड है, या कौन सा एरिया इन्वॉल्व है, उस एरिया को स्पेसिफिकली फर्दर देखेंगे सीटी स्कैन में, क्योंकि स्लाइसिस में इमेज आ जाएगा, वो बता देगा कि भाई सेरेब्रल आर्टरी जो कि राइट साइड ऑफ द हेमिस्फीयर को सप्लाई कर रही है और एट द सेम टाइम इस एरिया को सप्लाई कर रही है, उसका ये वाला रीजन जो है वहां पे ये वाला प्लॉट जो है वो पड़ा। तो आप क्या करेंगे, वहां से ब्रेन का फ्लैप जो है वो मूव करते हैं, उधर से प्लॉट निकाला, सर्जरी की, उसको दोबारा स्टिच किया और दोबारा से आपने ब्रेन का फ्लैप वहां पे लगा दिया, ठीक है। अगर आप जो है वो न्यूरो वार्ड्स में कभी काम करेंगे तो आपको वहां पे क्रेनियोटमी के पेशेंट जो है वो बहुत ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो बच्चे वो जो क्रेनियोटमी हो रही है उसमें हमें उसकी एक्यूरेसी में या उसकी जो सर्जरी सक्सेसफुल सर्जरी है उसमें जो बैकग्राउंड है जो कि हमें हेल्प कर रहा है, दैट इज बेसिकली द सीटी स्कैन, ठीक है जी। और मॉर्बिडिटी भी कम होगी, जैसे मैंने भी आपको पहले बताया था, जितना अच्छा डायग्नोसिस होगा, ट्रीटमेंट हो जाएगा, पेशेंट का डेथ रेट जो है वो कम हो जाएगा। अच्छा जी, सीटी स्कैन मशीन का हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल क्या है, एक्स-रेज आर अटेन्यूएटेड ऑन देयर वे थ्रू द टिश्यूज ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, ठीक है बच्चों। अटेन्यूएशन का क्या मतलब है, जब हमने पढ़ा था एक्स-रेज तभी मैंने आपको बताया था, अटेन्यूएशन का क्या मतलब है कि इंटेंसिटी, जब भी एक्स-रेज किसी भी बॉडी के पार्ट से गुजरती हैं तो उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। दिस इज बेसिकली द अटेन्यूएशन। आपको याद होगा कि मैंने आपको एक ग्रे कलर का स्केल दिखाया था जब हमने पढ़ा था एक्स-रेज, और मैंने आपको बताया था कि हमारे पास बोन में, सॉफ्ट टिश्यू में, एयर में जब भी एक्स-रेज पास करती है तो हर एक का एक डिफरेंट इमेज आता है, क्यों, क्योंकि हर एक की डेंसिटी डिफरेंट है और वो एक्स-रेज को डिफरेंट तरह से एब्जॉर्ब करेंगे, कोई ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ जो है वो क्या करें, कंप्लीटली एब्जॉर्ब करें, कुछ जो है वो सम एक्सटेंट एब्जॉर्ब कर देते हैं और कुछ उनके अंदर से सम एक्सटेंट जो है वो रेज पास कर जाते हैं, ठीक है। तो बेसिक जो सीटी का जो है वो हमारे पास प्रिंसिपल है, क्योंकि एक्स-रेज इसमें इस्तेमाल हो रही है, इस वजह से ये भी सेम प्रिंसिपल पे ही काम कर रहा है। तो डिफरेंट टिश्यूज हैं, उसके अंदर डिफरेंट एक्स-रेज जो है उनकी एब्जॉर्प्शन होगी और हमारे पास एक डिफरेंट जो कलर है उसका इमेज जो है वो आपके पास नजर आएगा। डिफरेंट टिश्यूज प्रोवाइड डिफरेंट डिग्रीज ऑफ एक्स-रे अटेन्यूएशन एंड इज इट इज दिस प्रॉपर्टी दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ सीटी इमेजिंग टेक्निक, ठीक है बच्चों। जैसे मैंने आपको बता दिया कि जो डिफरेंट टिश्यूज है वो डिफरेंट एक्स-रे अटेन्यूएशन उनके अंदर होगी। एक्स-रे अटेन्यूएशन का क्या मतलब है, उनके एक्स-रे इंटेंसिटी जो उनके अंदर एब्जॉर्ब होगी वो डिफरेंट तरह से होगी, कुछ ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, कुछ कम करेंगे, कुछ टोटली करेंगे। CT machine combines X-ray radiation and radiation detectors coupled with a computer to create cross-sectional image of any part of the body, ठीक है बच्चों। क्योंकि इसका नाम ही कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी है, इसलिए हमें ये एक इसके साथ एक कंप्यूटर अटैच होता है जो कि क्या करता है कि जो पूरा हमारा इमेज है जो कि एक्स-रे डिटेक्टर ने डिटेक्ट किया है उसको जो है वो हमें एक इमेज की फॉर्म में, एक क्रॉस सेक्शनल इमेज की फॉर्म में जो है उस बॉडी के पार्ट का इमेज जो है वो एट द सेम टाइम शो कर देता है। अच्छा जी, अब आ जाती है हमारे पास एक्स-रे की एक सिंपल एक स्टैंडर्ड मशीन है, ठीक है। इसमें हमारे पास दो जनरेटर्स अटैच होते हैं, एक फ्रेम होता है लगा हुआ, ठीक है जी। इसके अलावा एक्स-रे डिटेक्टर्स हैं, ये पूरे डिटेक्टर्स होते हैं डिफरेंट तरह के, ठीक है, ये अटैच होते हैं। उसके बाद नीचे पेशेंट टेबल है जिसमें हम पेशेंट टेबल को लिटाते हैं, ठीक है जी। और ये है गैंट्री जो कि ये राउंडेड एरिया होता है, ठीक है, जिसके अंदर डिटेक्टर्स लगे होते हैं, ये रिमूव कर देते हैं, ठीक है। ये हमने बिल्कुल स्टार्ट में जो है वो ये देखा था मशीन, ठीक है। ये पेशेंट टेबल हो गया, इसी के अंदर हमारे पास यहाँ पे डिटेक्टर्स, जनरेटर्स लगे हुए हैं, दिस राउंडेड पार्ट इज बेसिकली द गैंट्री। और इसी के अंदर यहाँ पे हमारे पास ये अंदर जो है यहाँ पे डिटेक्टर्स लगे होंगे, पेशेंट अंदर जाएगा, डिटेक्टर रोटेट करता रहेगा और डिफरेंट एंगल्स के साथ बॉडी के डिफरेंट एक्सेस की हमें क्रॉस सेक्शनल इमेज जो है वो प्रोवाइड कर देगा। ओके, देन ठीक है जी बच्चों, ये आ गया अगेन से, ठीक है, कि सीटी स्कैन मशीन में डिटेक्टर हो गया, गैंट्री हो गया, पेशेंट टेबल हो गया, मोटराइज्ड प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक है जी। और ये हमारे पास मॉनिटर या कंप्यूटर अटैच है जिसके ऊपर इसका इमेज आपको शो हो जाएगा। The X-ray tube of the CT machine emits a thin collimated fan-shaped beam of X-rays that are attenuated as they pass through the tissues. That they are detected by an array of suspected स्पेशल डिटेक्टर्स, ठीक है बच्चों। तो स्पेशल डिटेक्टर्स मैंने आपको जैसे पहले ही बताया है कि इसके अंदर हमारे पास स्पेशल डिटेक्टर्स जो हैं वो लगे हुए होंगे। अच्छा जी, ठीक है, ये देखें आपके पास ये पेशेंट है, ठीक है। ये हमारे पास अब क्या है, एक्स-रे ट्यूब है, ठीक है। एक्स-रे ट्यूब से जनरेट हो रही है कॉलिमेशन, हमने पहले भी डिस्कस की थी कि रेज जो आपस में पैरेलल फॉर्म में जो है वो पास कर रही होती है, दैट्स बेसिकली द कॉलिमेशन, ठीक है। मर्ज्ड हो गए पैरेलल फॉर्म में, कन्फाइंड फॉर्म में पास करती है। तो
एक्सरे ट्यूब ने एक्सरेज जनरेट की, वो कॉलीमेटेड फॉर्म में जो है वो पेशेंट से पास किया। जब उन्होंने पेशेंट से पास किया तो हमारे पास सर्कल में डिफरेंट जो है वो डिटेक्टर्स, जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया है गैंट्री, उसके अंदर डिटेक्टर्स लगे हुए हैं, उन्होंने जो है वो डिटेक्ट किया और इस तरह से आपके पास एक कंप्यूटर के ऊपर कंप्यूटर ने उसका आपको क्रॉस सेक्शनल इमेज जो है वो दे दी। Okay, then as the X-ray beam is scanned around the body, forming many views, the data recorded by the detectors are stored in computer memory for later reconstruction. ठीक है जी बच्चों, क्योंकि हम आपको पता है कि पेशेंट जो है, अब लेट्स सपोज पेशेंट आपके पास आया है और वो कहता है कि जी मुझे आज से कोई जो है वो 10 साल पहले जो है वो फॉलिज का अटैक हुआ था, ठीक है, तो उसके बाद से जो है वो मेरा राइट आर्म जो है वो वीक है। अब आप कहेंगे जी जब आपको फॉलिज का अटैक हुआ था तो आपका क्या डायग्नोज हुआ था या किस लेवल पे जो है वो क्या डायग्नोज, तो उस पेशेंट को वो याद नहीं होगा। तो यूजुअली ये होता है कि हमारे पास जैसे पेशेंट को एक एमआर नंबर दिया जा रहा होता है, इसी तरह से पेशेंट की इंफॉर्मेशन के लिए उसको एक स्पेसिफिक हमारे पास नंबर होता है, ठीक है, वो आपके पास एक एज एन इंफॉर्मेशन जो है वो डिफरेंट कंप्यूटर्स के ऊपर या आप कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर के ऊपर जो है वो अवेलेबल होता है, ठीक है। और जब हम पेशेंट का नाम या वो स्पेसिफिक नंबर वहाँ पे ऐड करते हैं तो पेशेंट की जो भी प्रीवियस इन्फॉर्मेशन थी या जो उसने कोई स्कैन्स करवाए हुए थे या उसने कोई इन्वेस्टिगेशन करवाई हुई थी, वो सारी जो है वो हमारे पास आ जाती है, ठीक है। अब हमारे पास कुछ अच्छी जो लेबोरेटरीज हैं जैसे कि चुगताई है और भी बहुत सारी हैं, ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास ऐसी लेबोरेटरीज हैं, हम जैसे या और भी कुछ लेबोरेटरीज है इस तरह की जहाँ पे हमारे पास ये जो है वो बेसिकली फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल है, ठीक है, कि पेशेंट जब आप वहाँ से कोई भी अपना इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, आइदर जो है वो कोई ब्लड की करवा रहे हैं, कोई जो है वो, या फिर आप जो है वो कोई अपना स्कैनिंग करवा रहे हैं, ठीक है, उसकी आपकी इन्फॉर्मेशन फॉर द लाइफ लॉन्ग वहाँ पे जो है वो क्या सेफ हो जाती है। तो इसका बेसिकली हमारे पास ये भी एक फायदा होता है कि ये हमारे पास इजीली सेफ हो जाती है और हम फिर लेटर ऑन अगर हमने कोई डायग्नोसिस बनाना हो पेशेंट को तो वहाँ से देख सकते हैं। 3 स्टेप प्रोसेस ऑफ सीटी इमेजिंग। अच्छा, इसमें ये सिंपल से 3 हमारे पास स्टेप्स हैं, ठीक है जी, जो कि आप देखेंगे भी तो भी आपको आइडिया हो जाता है कि पेशेंट को हमने लिटाया तो वहाँ पे हमारे पास स्कैनर था, डिटेक्टर था, उसने उसको स्कैन किया, ठीक है जी, पूरा हमारे पास डाटा स्कैन हो गया। इस तरह से ये स्लाइसेस नजर आ रहे हैं बच्चों आपको, ये कॉलीमेटेड हमारे पास एक्सरेज है, ठीक है जी। जब ये पास की तो उन्होंने क्या किया, कॉलीमेटेड एक्सरेज में देखिए किस तरह से हमारे पास डिटेक्टर्स, ये डिटेक्टर थे जिसने आपके अंदर डिफरेंट स्लाइसेस के अंदर इमेज को स्कैन कर दिया। अब ये हमारे पास पेशेंट का पूरा स्कैन इमेज है। अब स्कैन डाटा ने क्या किया था, उसके बाद इमेज रिकंस्ट्रक्शन, जो डाटा स्कैन हुआ है उसने किसकी फॉर्म में जाना है, इमेज की फॉर्म में जाना है, ठीक है, एक डिजिटल इमेज की फॉर्म में जाएगा या एनालॉग, उसके बाद फिर उसकी कन्वर्जन होगी और वो फिर आपको कंप्यूटर के ऊपर या मॉनिटर के ऊपर इस तरह से स्लाइस्ड या क्रॉस सेक्शनल व्यू जो है वो नजर आ जाएगा। ओके जी, a complete scan is formed by rotating the X-ray tube completely around the body and projecting many views, ठीक है बच्चों, ये अभी हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि हम लोग जो है वो जब स्कैन कर रहे होते हैं तो जो एक्सरे ट्यूब है जहाँ से एक्सरेज निकल रही हैं वो बॉडी के अराउंड क्या होगी, मूव करेगी और डिफरेंट व्यूज में, डिफरेंट एंगल्स में, डिफरेंट एक्सिस में हमारा जो है वो इमेज ले लेगी, ठीक है। तभी हमारा एक स्कैन जो है वो कंप्लीट होगा। अगर कंप्लीट वो रोटेट नहीं करेगी तो क्या होगा कि स्कैन जो है वो फिर कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है, और आपके पास एक प्रॉपर क्रॉस सेक्शनल या इस तरह से जो व्यूज है ये नहीं है, ठीक है। ये देखिए आप डिफरेंट व्यूज हैं, हम जब पढ़ते हैं ना सीटी तो हम किस लेवल पे देखते हैं, ये एक स्लाइस होगी, दूसरी स्लाइस होगी, इस तरह से स्लाइसेस को फिर हम स्टडी करते हैं। ईच व्यू प्रोड्यूसेस वन प्रोफाइल और लाइन ऑफ डाटा, ठीक है जी। अब ये हमारे पास सारे व्यूज हैं, वो कहता है कि हर व्यू हमें एक प्रॉपर प्रोफाइल ले देता है, ठीक है। देखिए बच्चों, अगर मैं पूछती हूँ जी कोई भी क्लास में, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ जी अहमद आपकी क्या प्रोफाइल है, तो अहमद मुझे अपना नाम बताएंगे, सर नेम बताएंगे, मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, मुझे अपना एड्रेस बताएंगे, दिस एंड दैट, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम सीटी स्कैन कर रहे हैं तो सीटी स्कैन में जो एक स्लाइस है, जो एक व्यू है, वो हमें उस पूरी स्लाइस के बारे में पूरी प्रोफाइल देगा, ठीक है, कि ये सॉफ्ट टिश्यू, ये वाला सॉफ्ट टिश्यू है, ठीक है, फैट है, हेयर है, ब्लड है, इसकी डेंसिटी इतनी थी, ठीक है, इसने इतनी रेस को एब्जॉर्ब किया, यहाँ पे अगर प्लॉट पड़ा हुआ है तो वो इस लेवल पे पड़ा हुआ है, ठीक है, वो किस टाइप का प्लॉट है, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें पूरी प्रोफाइल दे देगा उसकी, ठीक है। इसीलिए हमें इसमें इजीली जो है वो इंफॉर्मेशन सारी मिल जाती है। देन द कंप्लीट स्कैन प्रोड्यूसेस अ कंप्लीट डाटा सेट, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि कंप्लीट स्कैन के लिए इसको पूरा रोटेट करना जरूरी है, ठीक है, तो जब ये पूरा रोटेट हो जाएगा तो ये पूरा हमें कंप्लीट स्कैन की डिटेल्स आ जाएगी, ठीक है। जैसे कि बच्चों आपने देखा है कि जब एक कोई भी सीटी स्कैन की रिपोर्ट होती है उसके नीचे लिखा होता है जी राइट साइडेड सेलुलर आर्टरी हैमरेज, ठीक है, ये आ गया हमारे पास रिपोर्ट का इंप्रेशन आ गया। एक नीचे जो उसका फाइनल आपने रिजल्ट दिया होता है जिसको हम इंप्रेशन कहते हैं, उसमें इस तरह लिखा होता है। वो क्यों लिखा होता है, क्योंकि वो जो कंप्लीट डाटा सेट होता है या जो कंप्लीट स्कैन होता है उसका जो हमारे पास एक इंप्रेशन आता है, दैट इज बेसिकली द कंप्लीट डाटा सेट। इन प्रिंसिपल वन स्कैन प्रोड्यूसेस डाटा फॉर वन स्लाइस इमेज, ठीक है जी, कि आपका ये जो वन स्लाइस है
ठीक है, वो कह रहे हैं कि एक स्लाइस जो है वो आपका, एक स्कैन जो है वो आपका एक स्लाइस का इमेज प्रोड्यूस करेगा। मतलब अगर कंप्लीट स्कैन नहीं होगा तो आपके पास डिफरेंट स्लाइसेस नहीं आएंगे। ठीक है, इसलिए हमें प्रॉपर पेशेंट का स्कैन कंप्लीट जो है वो करना जरूरी है, ताकि हमारे पास कंप्लीट डाटा सेट आ जाए और ताकि जितने भी व्यूज हैं वो फिर हमें हर एक एक स्लाइस के बारे में प्रॉपर जो है वो प्रोफाइल प्रोवाइड कर सकें। हाउएवर स्पाइरल हेलिकल स्कैनिंग दिस इज नॉट ट्रू। ठीक है बच्चों, स्पाइरल या हेलिकल स्कैनिंग बेसिकली हमारे पास एक जो है वो ओल्ड जो है वो यूज होता था। स्पाइरल या हेलिकल स्कैनिंग सीटी स्कैन की एक मशीन थी जिसमें आपके पास क्या होता है कि आपको पेशेंट को रोटेट करना पड़ता था डिफरेंट एंगल्स में। ठीक है, जब हम पेशेंट को डिफरेंट तरह से रोटेट करते थे, मूव करते थे, तो जो है वो पेशेंट का स्लाइसेस या फिर जो है वो क्रॉस सेक्शन इमेज आता था। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि आपके पास डिटेक्टर मूव करता जा रहा है और पेशेंट को मूव करने की जरूरत नहीं है, बॉडी स्टेबल है और पेशेंट का जो डिटेक्टर है वो मूव करता जाएगा और वो आपको स्लाइसेस की फॉर्म में इमेज जो है वो प्रोवाइड कर देगा। ओके जी, अब बच्चों ये इंपॉर्टेंट बात है, अब तक तो हमने डिस्कस कर लिया कि जो है वो स्टैंडर्ड मशीन किस तरह की होती है। ठीक है, फिर हमने देख लिया कि सीटी स्कैन जो है वो एक प्रॉपर, अगर थोड़ा सा हम इसके 3 स्टेप्स देख लेंगे किस तरह से इमेज बनता है। ठीक है, फिर मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से एक स्लाइस जो है वो कंप्लीट प्रोफाइल हमें जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, देन हमने कुछ जो है वो ब्रेन रेडियोग्राफी और सीटी के अंदर डिफरेंसेस पढ़ने हैं। अब कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो कि आपको सीटी स्कैन को पढ़ने में शायद इतनी हेल्प ना दे, बट आपको जो है वो बेसिक्स में इनका जो है वो इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। वॉक्सल है, रे प्रोजेक्शन है, मैट्रिक्स है, पिक्सल है, विंडो है, विंडो लेवल है। वॉक्सल क्या है? यूनिट अटेनुएटिंग वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। ठीक है जी, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी मटेरियल जिसका हम स्कैनिंग कर रहे हैं उसका जो वॉल्यूम है, ठीक है, कि उस स्पेसिफिक एरिया ने कितनी इंटेंसिटी से क्या उस मटेरियल की वॉल्यूम था और उसने कितनी जो है वो इंटेंसिटी रेस को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया, वो आपको वॉक्सल बता रहा होगा। ठीक है, दैट इज बेसिकली द वॉक्सल। रे प्रोजेक्शन क्या है? सिंगल अटेन्यूएशन मेजरमेंट। ठीक है, कि किसी भी टिश्यू के अंदर कितनी इंटेंसिटी से रेस जो है वो एब्जॉर्ब हुई है। ठीक है, वो आपको रे प्रोजेक्शन, रे प्रोजेक्शन देखिए बच्चों नाम ही जो है वो शो कर रहा है, वॉक्सल इज फॉर वॉल्यूम, इस तरह से आपको याद करना। ठीक है, रे प्रोजेक्शन का क्या मतलब है कि रेज जो प्रोजेक्ट हो रही हैं, जो रेस बेसिकली एक्सिट रूट के अंदर से निकल रही हैं, ठीक है, वो कितने टिश्यूज के अंदर कितनी जो है क्या क्या उनकी मेजरमेंट होगी। ठीक है, और ईच मेजरमेंट वो आपको रिप्रोजेक्शन बता रही होती है। ठीक है, मैट्रिक्स क्या है? न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, अब ये हम आगे थोड़ा सा जाकर डिस्कस करते हैं कि सीटी नंबर होता है। ठीक है, या कोई भी जो ऑब्जेक्ट है या जो भी हम जिस भी ऑर्गन का हम ले रहे होते हैं, स्कैन कर रहे होते हैं, उसको हम एक न्यूमेरिकल नंबर जो है वो असाइन कर देते हैं। ठीक है, उससे हमें इजीली फिर जो है वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हेल्प हो जाती है कि ये एरिया जो है वो टिश्यू है, ब्लड है, एयर है, सीएसएफ है या क्या है। ठीक है, तो वो जो भी जो न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन है दैट इज बेसिकली द मैट्रिक्स। पिक्सल क्या है? यूनिट पिक्चर एलिमेंट। ठीक है जी, ये भी हम आगे जाकर थोड़ा सा देख लेते हैं, आपको मैं बता देती हूँ कि पिक्सल क्या होता है। यहाँ पे अगर थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ, जो पिक्सल आपके पास जैसे सेल फोन में हमारे पास एक पिक्सल होता है। ठीक है, मेगा कुछ हाई मेगा पिक्सल होते हैं, कुछ लो मेगा पिक्सल होते हैं, तो ये भी वही हमारे पास पिक्सल है। ठीक है, अगर आपके पास एक सीटी मशीन जो है उसका हाई पिक्सल होगा तो डेफिनेटली वो आपके पास एक अच्छा आपको इमेज देती है, और जिसका लो पिक्सल होगा वो आपके पास जो है वो क्या करेगी, इतना अच्छा इमेज जो है वो आपको शो नहीं करेगी। विंडो चूजिंग द नंबर ऑफ ग्रे शेड्स फॉर डिस्प्ले। विंडो क्या होती है बच्चों? आप लोगों ने जब हमने एक्सेस पढ़ा था तो मैंने आपको एक ग्रे स्केल दिखाया था। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि एयर ब्लैक नजर आएगी, फिर टिश्यूज किस तरह से नजर आएंगे, बोन किस तरह से नजर आएगी। इसी तरह से सीटी स्कैन में भी हमारे पास एक ग्रे स्केल होता है और उस ग्रे स्केल के ऊपर फिर हम नंबरिंग कर देते हैं, और जो बेसिकली उस ग्रे स्केल के ऊपर हम नंबरिंग कर रहे हैं दैट इज बेसिकली द विंडो। विंडो लेवल, द नंबर एट विच द विंडो सेटिंग इज सेंटर्ड। ठीक है जी, अब विंडो लेवल बेसिकली क्या है कि जो पूरी विंडो हमारे पास ग्रे स्केल की नजर आ रही है उसका जो सेंटर पॉइंट है इसको हम कहते हैं विंडो लेवल। ठीक है बच्चों, अगर इसमें आपको ये दोनों पॉइंट्स नहीं भी समझ आए विंडो या विंडो लेवल के, तो परेशान नहीं हो, हम आगे जाके इसको मैं आपको पिक्चर से जो है वो समझा देती हूँ। वेरियस पैरामीटर्स फॉर सीटी। ठीक है जी, साइज, मैट्रिक्स, पिक्सल, वॉक्सल, सीटी नंबर, विंडोइंग, विंडो लेवल, विंडो विड्थ, पिच। ठीक है, ये वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। Okay, the slice or cut. The cross-section portion of body which is scanned for production of CT image is called slice. The slice has width and therefore volume. The width is determined by width of the X-ray beam. ठीक है बच्चों, स्लाइस या कट तो मेरा ख्याल है आप सबको पता चल जाना चाहिए कि क्या है, मैंने बहुत सारी आपको एग्जांपल्स दे दी हैं। ठीक है, तो जो क्रॉस सेक्शनल पोर्शन है, ठीक है, जो भी आपको बॉडी पास टाइम का क्या आ रहा है दैट इज द स्लाइस और कट इमेज। ठीक है जी, और उसका डेफिनेटली एक विड्थ भी होगी और उसका एक वॉल्यूम भी होगा। ठीक है, अब उसकी जो विड्थ है या वॉल्यूम है वो हमें कैसे पता चलेगी कि जितना भी हमारे पास जो रेस जितनी वो एब्जॉर्ब कर रहा है
वो उस पर डिपेंड कर रहा होगा, ठीक है। ज्यादा विड्थ होगी तो डेफिनेटली रेज जो है वो डिपेंड कर रहा है कि टिश्यू कौन सा है, उसकी कितनी डेंसिटी है, ठीक है, फिर उसी लेवल पे जो है वो रेज को एब्जॉर्ब कर रही होगी। तो आपको डायरेक्ट ये पता होना चाहिए कि हर स्लाइस या कट क्या होता है, उसकी डिफरेंट जो है वो वॉल्यूम एंड विड्थ होती है। देन अभी हमने पीछे पढ़ा था मैट्रिक्स। द सीटी इमेज इज प्रेजेंटेड एज द मैट्रिक्स ऑफ द नंबर। A two-dimensional array of numbers arranged in rows and columns is called matrix. ठीक है बच्चों, तो अभी मैंने आपको बताया है कि जो हम नंबर दे रहे होते हैं बेसिकली दैट इज बेसिकली द मैट्रिक्स, ठीक है। जो न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन थी दैट इज बेसिकली द मैट्रिक्स। अब उसको हम फिर फर्दर क्या करते हैं, अपनी आसानी के लिए डिवाइड कर देते हैं किसके अंदर, रोज एंड कॉलम्स के अंदर, ठीक है। ऐसे रोज एंड कॉलम्स बन जाते हैं हमारे पास। ये बेसिकली आपके लिए शायद इतना बेनिफिशियल ना हो, लेकिन जो रेडियोलॉजिस्ट हैं उनके लिए बेनिफिशियल होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या करना होता है, एक्सरे की नंबरिंग करनी होती है, ठीक है, या उन्होंने जो है रिपोर्ट बनानी होती है, ठीक है। बट दिस इज वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन, इसलिए मैं आपके साथ जो है इसको शेयर कर रही हूँ। ईच नंबर प्रेजेंट द वैल्यू ऑफ द इमेज एट दैट लोकेशन, ठीक है जी। ईच नंबर प्रेजेंट द वैल्यू ऑफ द इमेज एट दैट लोकेशन, ठीक है जी। तो अब रॉज एंड कॉलम्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया, और फिर हमने यहाँ पे देख लिया कि ये सीटी स्कैन जो मशीन होती है उसको ऑटोमेटिकली पता होता है। हम यहाँ पे ऐसे करके क्लिक करेंगे सीटी नंबर, तो वो हमें बता देगा जी किस रो में जो है ये इसके सीटी नंबर है। और फिर देखेंगे हम सीटी नंबर, वो सीटी नंबर जो है वो रेफर कर रहा है किस चीज के साथ, वो ब्लड है या क्या है, ठीक है। ये आप आगे देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। देन आ जाता है पिक्सल। अब ईच स्क्वायर इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड पिक्सल, ठीक है, आल्सो नोन एज पिक्चर एलिमेंट। अब आप देखिए बेटा कि हमने एक स्लाइस थी, स्लाइस को किसके अंदर डिवाइड कर दिया है, उसके अंदर फिर मैट्रिक्स बन गया, रॉज एंड कॉलम्स बन गए। अब मैट्रिक्स के अंदर वो कह रहा है जो ईच हमारे पास एक छोटा सा स्क्वायर है, ठीक है, वो क्या है, पिक्सल है। अब अभी मैंने आपको पीछे बताया था बेटा कि जितने ज्यादा पिक्सल हाई होंगे उतना ज्यादा आपको अच्छे इमेज आएगी, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि वो सीटी स्कैन की मशीन जो कि हमें ये जो स्क्वायर्स हैं इनको और छोटा करके दिखाएगी, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि हमें मोर एक्यूरेट पता चल जाएगा कि वहाँ पे कोई भी जो भी पैथोलॉजी है वो क्या है टिश्यू के अंदर। इसका क्या मतलब है कि जितना ज्यादा पिक्सल होगा उतना ज्यादा हमारे पास स्लाइस जो है उसकी इमेज जो है वो आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है, और डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी भी जो है वो बढ़ जाएगी। तो अब मैट्रिक्स भी आपको पता चल गया क्या होता है, और पिक्सल भी जो है वो आपको क्लियर हो गया कि क्या होता है। Then voxel, each individual element or number in the image matrix present a three-dimensional volume element is called as voxel, ठीक है जी। तो जो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो भी हम जिस भी टिश्यू को स्टडी कर रहे हैं उसका जो एक स्पेसिफिक वॉल्यूम है, ठीक है, जैसे कि ये स्फीयर था उसके अंदर भी उसका टिश्यू का वॉल्यूम भी तो होगा ना, जो उसका वॉल्यूम है दैट इज बेसिकली द voxel। CT number, the numbers in the image matrix is called CT number, ठीक है जी बच्चों। अभी बिल्कुल शुरू में मैंने आपको बताया था कि हम जब इसके ऊपर सीटी स्कैन में जो है वो क्लिक करते हैं कि हमें लग रहा है यहाँ पर कोई पैथोलॉजी है, तो वो हमें ऐसे करके एक नंबर दिखा देता है, ठीक है। वो दिखा देता है जी ये 100 आ गया, 24 आ गया, 30 आ गया, 45 आ गया। फिर उन सीटी नंबर्स की हेल्प से जो है वो हम डायग्नोज कर लेते हैं कि इस पेशेंट के अंदर जो है वो ये वाला एरिया जो है उसके अंदर ये चीज प्रेजेंट है और यहाँ पे ये पैथोलॉजी जो है वो पेशेंट को हो सकती है, ठीक है। ये आपको और आगे जाके क्लियर होता है। Hounsfield units is related to different composition and nature of tissues. CT number is also known as Hounsfield number, ठीक है जी। जो अभी मैं आपको CT number कह रही हूँ उसका बेसिकली हम Hounsfield units भी कहते हैं। Represent the density of the tissues. Different tissue have different CT number ranged in Hounsfield, ठीक है बच्चों। ये हम बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं कि हर टिश्यू की कॉम्पोजिशन, केमिकल कॉम्पोजिशन डिफरेंट है। चूंकि केमिकल कॉम्पोजिशन डिफरेंट है, डेंसिटीज डिफरेंट है। जब डेंसिटी डिफरेंट है तो वो रेस को अपने अंदर एब्जॉर्ब जो है वो डिफरेंट लेवल पे करेंगी, डिफरेंट इंटेंसिटी के साथ करेंगी। इसी बेसिस के ऊपर हमने जो है वो सीटी नंबर जो है वो बेसिकली डिवाइड किए होते हैं, ठीक है, और उनको हम हाउंसफील्ड यूनिट्स भी कहते हैं। ये देखें, ये बेसिकली हमारे पास जो है वो हाउंसफील्ड यूनिट्स हैं, ये सीटी नंबर है। एयर का है हमारे पास 1000, वाटर का 0 है, बोन का 1000 है, ब्लड 40 to 70, CSF 15, कैल्सिफिकेशन 140 to 200, फैट 52 minus 100, ग्रे मैटर 32 to 45, वाइट मैटर 20 to 30, ठीक है बेटा। तो अब ये देखें कि हम जब इस तरह से सीटी स्कैन का एक इमेज है, फॉर एग्जांपल ये आपको नजर आ रहा है, तो इसमें वजह से मैंने आपको बताया था कि हम ऐसे करके क्लिक करेंगे साइड से। फॉर एग्जांपल हमें लगता है कि पेशेंट को यहाँ पे कोई जो है वो ट्यूमर है, ठीक है, या हेमरेज हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से सीटी स्कैन की मशीन के ऊपर सीटी स्कैन नंबर जो है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। वो नंबर हमें बता देगा जी कि ये नंबर आया है, फॉर एग्जाम्पल आया है कोई भी हम ब्लड कह देते हैं, फॉर एग्जांपल 40 to 70 के अंदर इसमें कोई भी नंबर शो करते हैं हमारे पास, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि वहाँ पे कोई ब्लड है, ठीक है, जिसकी एक्यूमुलेशन हुई हुई है। फिर हम उसको फर्दर डायग्नोज कर लेंगे कि वो जो है वो हेमरेज है, हेमाटोमा है, ठीक है। अगर हेमरेज है तो वो किस टाइप का है,
इस्केमिक हेमरेज है, ठीक है, या जो है वो दूसरी टाइप का हेमरेज है, तो ये आपको सीटी स्कैन जो है वो बेसिकली सीटी नंबर हमें हेल्प कर रहा है, या हाउसफील्ड यूनिट्स या हाउसफील्ड नंबर जो है वो हमें हेल्प कर रहे हैं डायग्नोसिस बनाने के लिए कि वो एरिया जो है वो कौन सा है, ठीक है जी, वो आइदर व्हाइट मैटर है, ग्रे मैटर है, वो मसल है, वो बोन है, वो कौन सा एरिया है, वो हमें कौन हेल्प कर रहा है, हाउसफील्ड यूनिट्स या सीटी स्कैन नंबर जो है वो हमें हेल्प कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो अब आपको क्लियर हो गया कि हमारे पास क्या है स्लाइस के अंदर जो हमने डिवाइड किए हुए हैं रॉस एंड ये न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन के लिए हमने जो डिवाइड किए हुए हैं दैट इज बेसिकली द मैट्रिक्स। फिर मैट्रिक्स के अंदर फर्दर जो एच स्क्वायर है दैट इज बेसिकली द पिक्सल, और फिर उस ईच स्क्वायर या जो इस पिक्सल का जो एक स्पेसिफिक वॉल्यूम है हमारे पास दैट इज बेसिकली द वॉक्सल, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने इन सब को मजीद स्टडी करने के लिए मजीद एक्यूरेट डायग्नोसिस के लिए हमने हाउसफील्ड यूनिट्स या सीटी नंबर जो है वो बनाए, और वो नंबर फिर हमें हर टिश्यू की डिफरेंट डेंसिटी के मुताबिक जो है वो बता देते हैं कि ये जो है वो सीएसएफ है, ये ब्लड है, ये बोन है, ये ग्रे मैटर है, या ये फिर व्हाइट मैटर है, ठीक है। और फिर फर्दर हम उसको जो है वो स्टडी करके जो है वो डायग्नोज बना लेते हैं कि इस एरिया में क्या जो है वो प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है जी। तो ये बेसिकली हमें हेल्प कर रहे होते हैं फॉर द डायग्नोस्टिक एंड सर्जिकल और इंटरवेंशन पर्पसेस। Windowing is a system where the CT number of interest is spread cover the gray scale available on the display system. I think इस स्लाइड को मैं डिलीट कर देती हूँ क्योंकि ये शायद आपको समझ ना आए। कि यहाँ से हम पढ़ लेते हैं द ह्यूमन आई कैन ओनली परसीव 16 शेड्स ऑफ ग्रे, ठीक है जी। ये हमारे पास ये ग्रे के बेसिकली डिफरेंट शेड्स हैं, और हमारी आई जो है अल्लाह ताला ने जो बनाई है वो इन्हीं शेड्स को जो है वो डिफरेंट 16 शेड्स को परसीव कर सकती है, डिटेक्ट कर सकती है, डिफरेंशिएट कर सकती है। तो सीटी स्कैनर रिकॉर्ड्स लेवल ऑफ ग्रे फार बियॉन्ड बट द आई कैन सी, ठीक है जी। तो अब सीटी स्कैन क्या करेगा कि इस लेवल जो ये ग्रे के शेड्स हैं इसके अलावा भी कुछ शेड जो है उसको क्या करेगा इजीली डिटेक्ट करेगा, ठीक है बच्चों। मैंने आपको पहले ये शुरू में बताया था कि इसकी कंट्रास्ट रेजोल्यूशन सीटी की हमारे पास हाई है, ठीक है, और ये वो टिश्यू जिसकी डेंसिटी लेस देन 1% है उसको भी डिफरेंशिएट कर सकता है, ठीक है। इसी वजह से ये इसका ये जो हमारे जो वो ग्रे शेड्स जो कि हम नहीं देख सकते उसको भी सीटी स्कैन जो है वो क्या कर सकता है इजीली रिकॉर्ड कर सकता है। Therefore, to interpret images, we have to limit the number of Hounsfield units shown windowing, ठीक है जी। तो वो कह रहा है कि ये जो पूरा इसीलिए नहीं क्योंकि ये आप बड़े अच्छी से ग्रे स्केल जो है उसको रिकॉर्ड कर सकता है, इसलिए हमने जो हाउसफील्ड यूनिट्स के नंबर है उन्हें जो है वो हमने क्या कर दिया है डिफाइन कर दिया है कि ये ब्लड है तो उसका ये नंबर होगा, एयर है तो उसका ये नंबर होगा। The computer that converts this set range of Hounsfield units into shades of gray we can see, ठीक है। फिर आप जो कंप्यूटर है वही हमें ऑटोमेटिकली इन नंबर्स को जो है वो ग्रे के शेड में हमें जो है वो कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। देखिए बच्चों जब हम फॉर एग्जांपल एक रेडियोलॉजिस्ट है उसको नहीं समझ आ रही कि ये जो एरिया है अब ये ग्रे का शेड है, ठीक है जी, और ये डार्क ग्रे एरिया, और हम कहते हैं कि जी ये जो है वो क्या है हमारे पास व्हाइट मैटर है, लेट्स सपोज, ठीक है। लेकिन हमें फर्दर जो है वो पता नहीं चल रहा कि ये व्हाइट मैटर है या नहीं है, और हमने इसको मजीद कंफर्म करना है, ठीक है, एक्यूरेट डायग्नोसिस बनाने के लिए। तो हम क्या करेंगे कि सीटी नंबर यहाँ पे लगाएंगे, और सीटी नंबर लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमें वो नंबर अगर ग्रे मैटर की रेंज में फॉल कर रहा होगा तो हमें पता चल जाएगा कि क्या है ग्रे मैटर, ठीक है। तो विंडोइंग क्या है कि ये जो पूरा हमारे पास स्केल है दैट इज बेसिकली द विंडोइंग। अब इसमें फर्दर दो चीजें आ जाती हैं, एक होती है विंडो विड्थ और एक होती है विंडो लेवल। द रेंज ऑफ हाउसफील्ड यूनिट्स ऑफ ऑल द टिश्यूज ऑफ इंटरेस्ट tissue in this range will be displayed in various shades of gray. Tissue with Hounsfield outside the range are displayed as black or white. अब जो इसमें क्या होता है विंडो विड्थ हमें क्या हेल्प कर रही है कि अगर हमने किसी भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट को स्टडी करना है, जैसे कि ब्रेन में अगर आपने स्पेसिफिकली जो है वो फोकस करना है ग्रे मैटर के ऊपर, ठीक है, तो हमारे पास सीटी जो सिस्टम होता है या मशीन होती है उसमें हेल्प होती है कि आप उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट को ब्राइट कर दें, ठीक है, या उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट को जो है वो फोकस कर लें, और जो रिमेनिंग एरिया है उसको आप मास्क कर दें, ठीक है, ब्लैक कर दें या व्हाइट कर दें, और उस एरिया को स्पेसिफिकली स्टडी कर लें और आपको जो है वो इजीली पता चल जाएगा कि वहाँ पे क्या जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये बेसिकली विंडो विड्थ है। अब विंडो लेवल क्या है, द सेंट्रल हाउसफील्ड यूनिट्स ऑफ ऑल द नंबर्स इन द विंडो विड्थ, जो कि हमारे पास विंडो विड्थ है उसका जो सेंट्रल पार्ट है दैट इज बेसिकली द विंडो लेवल। अब आई थिंक आपको मैट्रिक्स वॉक्सल सीटी नंबर तो क्लियर हो गया होगा, लेकिन शायद विंडो विड्थ और विंडो लेवल अभी क्लियर नहीं हुआ होगा। तो उस क्लियर करने के लिए मैंने आपकी एक पिक्चर ऐड की है, ठीक है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि विंडो विड्थ क्या है, ठीक है जी। बच्चे मैंने आपको क्या है विंडो विड्थ क्या है, जो ग्रे स्केल है हमारे पास सीटी स्कैन में उसकी जितनी भी रेंज है ना, आपको अगर मैं सिंपल वर्ड्स में समझाऊं, ये ग्रे स्केल है हमारे पास, ठीक है, सीटी उसका स्कैन का,
इसके जितने भी विड्थ है, ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक खत्म होती है, ये विंडो विड्थ है, ठीक है। और विंडो लेवल क्या है, जो विंडो लेवल को हम जो है वो विंडो सेंटर भी कहते हैं, ठीक है। वो पॉइंट जो मिड पॉइंट है बेसिकली हमारे पास विंडो विड्थ का, ठीक है, उसको हम कहते हैं विंडो सेंटर या फिर विंडो लेवल, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली द टू डिफरेंसेस बिटवीन द विंडो लेवल एंड विंडो विड्थ। और ये ज्यादा जो है वो हमें हेल्प करी होती है जब हमने जो है वो रिपोर्ट बनानी होती है या हमने डायग्नोस बनाना होता है। अब यहाँ से भी आपको इजीली पता चल जाएगा, ठीक है, विंडो लेवल और विंडो सेंटर। अब देखिए बच्चों, अगर विंडो जो लेवल है या विंडो विड्थ है वो बेसिकली क्या है हमारे पास, नैरो होगी या फिर वो वाइड हो सकती है, ठीक है। डिस्प्ले नैरो रेंज ऑफ पिक्सेल्स, डिस्प्लेस वाइड रेंज ऑफ पिक्सेल, ठीक है। अगर नैरो होगी विंडो विड्थ तो वो आपके पास नैरो पिक्सेल्स शो करेगी, ठीक है ना। और अगर वो वाइड होगी तो पिक्सेल्स क्या होंगे, जो हमने पिक्सेल्स क्या थे स्क्वायर है ना, तो वो बड़े बड़े स्क्वायर्स आएंगे। अगर नैरो होगी विड्थ तो हमारे पास नैरो नैरो से जो है वो आएंगे पिक्सेल्स आएंगे, ठीक है। अब बेस्ट फॉर स्टफ विद सिमिलर अटेन्यूएशन वैल्यूज, ठीक है। तो अगर पिक्सेल्स हमारे पास छोटे हैं या विड्थ हमारे पास कम है तो वो किसके लिए हमें यूज कर सकते हैं, हम उन सॉफ्ट टिश्यूज के लिए जिनका अटेन्यूएशन लेवल सेम है, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं कि डिफरेंट सॉफ्ट टिश्यूज हैं और वो सेम लेवल पे ही जो है वो रेस को एब्जॉर्ब करते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो हम अगर कम पिक्सल वाला सीटी स्कैन भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसे टिश्यूज हैं जिसके अंदर जो अटेन्यूएशन वैल्यूज हैं बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है, जैसे कि लंग्स में या ब्रोंकाई में जो है वो डिफरेंस होगा, ठीक है, दोनों के अटेन्यूएशन में, तो उसके लिए हमें फिर वाइडर रेंज विंडो जो है वो सीटी स्कैन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज बेशक ना हो, ठीक है, क्योंकि ये जो है मैंने आपको बताया ये बेसिकली एक मशीन लेवल पे जो है वो बात है कि विंडो जो है वो विड्थ उसकी ज्यादा अगर वाइड हो या अगर उसकी नैरो हो तो वो आपको किस तरह से जो है वो हेल्प आउट कर सकती है, ठीक है। अगर आपको ये बहुत ज्यादा नहीं भी समझ आता तो इस पर फोकस कर लें कि व्हाट इज विंडो विड्थ एंड व्हाट इज विंडो लेवल, ठीक है जी। देन ठीक है जी, ये आप साइड हम निकाल देते हैं अदरवाइज आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। Improving picture quality, reducing pitch, small detector size and therefore small ray size, small voxel size, ठीक है। तो जैसे बच्चों मैंने आपको पीछे बताया है कि हमने अगर जो है वो पिक्चर को इम्प्रूव करना है तो हम क्या कर सकते हैं कि जो उसका वॉक्सल साइज है या जो उसका पिक्सल साइज है उसको जो है वो हम मजीद जो है वो या तो वॉक्सल को डिक्रीज कर देंगे, वॉल्यूम को डिक्रीज कर देंगे, और जो पिक्सल साइज है उसको हम जो है वो मजीद इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। रे साइज को भी जो है वो फिर हम देख लेंगे। ये बेसिकली आपके लेवल पे तो नहीं है, ये तो उनके लिए है जो स्पेसिफिकली जो है वो डायग्नोज कर रहे होते हैं, ठीक है, जिनके पेशेंट का सीटी हो रहा है और हमने इमेज लिया है तो हमने मजीद उस इमेज को किस तरह से विजुलाइज करना है, ठीक है। आप अगर एक्सरेज भी देखेंगे तो एक्सरे में भी हम इस तरह ही करते हैं कि हमें अगर जो है वो पता नहीं चल रहा होता कि ये यहाँ पे कोई फ्रैक्चर है या नहीं है, या बोन में कोई जो है वो पोरस है या नहीं है, ठीक है, या उसकी डेंसिटी किस तरह की है, तो हम फिर क्या करते हैं कि उस इमेज को जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। या तो उसके शेड्स को जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं या उसकी ब्राइटनेस को एडजस्ट कर लेते हैं, उससे हमें पता चल जाता है, ठीक है। तो बेसिकली जो डायग्नोसिस के लिए डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी के लिए या एक्यूरेट फिल्म के लिए अगर हमने उसको जो है वो मजीद एक्यूरेट करके देखना है तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, इसको मजीद इन तीन पे जो है वो ज्यादा काम करते हैं। Slice thickness. Spatial resolution of a CT depends on slice thickness. The thinner the slice, the higher the resolution. ठीक है जी, स्पेशल रेजोल्यूशन यानी कि जो हमें बिल्कुल एक्यूरेट पिन पॉइंट रेजोल्यूशन मिल रही है सीटी की, वो किस पे डिपेंड कर रही होती है, स्लाइस की थिकनेस के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रही होती है। थिनर द स्लाइस द हायर द रेजोल्यूशन, ठीक है। जितना ज्यादा थिन स्लाइस होगा उतनी ज्यादा रेजोल्यूशन सीटी की ज्यादा होगी। वेरी फ्रॉम 1 to 10 mm. Usually 2 mm cuts are optimal for the eye and orbit. In special situations, thin slices of 1 mm can be more information than orbital ethics. ठीक है बच्चों, तो बेसिकली होता क्या है कि अब ये हमारे पास डिफरेंट मशीन्स होती हैं, उन मशीन्स के अंदर डिफरेंट उनकी एक्यूरेसी होती है, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल कुछ मशीन्स होती हैं जो कि 1 mm के डिफरेंस से आपको स्लाइस देंगी, कुछ होंगी जो 0.5 mm के डिफरेंस से स्लाइस देंगी जो है वो आपको स्लाइस देंगी, ठीक है। कुछ होती है 5 mm के डिफरेंस पे स्लाइस देंगी। तो अब ये मशीन टू मशीन वेरी कर रहा होता है, ठीक है। इसीलिए अक्सर ऐसे होता है कि डॉक्टर कहते हैं कि आप इस डायग्नोस्टिक एरिया से या इस डायग्नोस्टिक सेंटर से जाकर सीटी स्कैन करवाएं। क्यों? क्योंकि उनको आइडिया होता है कि जो वहाँ पे सीटी मशीन है उसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हाई है। क्यों हाई है? क्योंकि वो हमें जो है वो बिल्कुल छोटे से लेवल का थिन स्लाइस भी देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको ब्रेड की एग्जाम्पल दी थी बच्चों, तो जितना आप थिन स्लाइस ब्रेड का काटेंगे उतना आपको पता चल जाएगा कि उस ब्रेड में अगर कोई भी फंजाई है या एलर्जी लगी हुई है तो वो किस लेवल पे लगी हुई है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अगर आप एक थिक स्लाइस काटें तो आपको पता चलेगा।
ठीक है, तो ये सेम केस ही हमारे पास जो है वो सीटी स्कैन के केस में आता है, अगर हम ब्रेन पढ़ रहे हैं या हम कोई भी एरिया जो है वो उसको स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि जो सीटी स्कैन की रेजोल्यूशन है, हम कह सकते हैं कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्लाइस थिकनेस। ठीक है, जितनी स्लाइस की थिकनेस ज्यादा होगी उतनी रेजोल्यूशन कम, जितनी स्लाइस की थिकनेस जो है वो कम होगी उतनी रेजोल्यूशन जो है वो क्या होगी, हाई होगी। इसका क्या मतलब है कि वो मशीन जिसमें जो सबसे ज्यादा थिन स्लाइस को रीड कर सकती है वो अच्छी होती है या बेटर उसके जो है वो रिजल्ट्स होते हैं एज कम्पेयर टू वो मशीन जिसके जो है वो रेजोल्यूशन कम होती है। But we can see the brain is gray, white matter is usually gray, dark gray, gray matter is usually light gray. ठीक है जी, ये आपके पास जो आपको डार्क ग्रे एरिया नजर आ रहा है, दिस इज बेसिकली द व्हाइट मैटर, और जो हमारे पास लाइट ग्रे एरिया नजर आ रहा है आपको ये वाला, दिस इज द ग्रे मैटर। CSF इज ब्लैक। ठीक है जी, CSF की अगर आपको नजर आएगा ब्रेन इसके अंदर, तो हमें ये आपको CSF नजर आ रहा है। ठीक है जी, दिस इज बेसिकली द ब्लैक कलर में आपको आएगा। थिंग्स दैट आर ब्राइट ऑन CT, बोन क्लासिफिकेशन, कंट्रास्ट, अगर आपने कोई भी कंट्रास्ट हमने डाला है, अभी तक हमने सीटी में मैंने आपको कंट्रास्ट का नहीं बताया, लेकिन सीटी में भी अगर हमें डायग्नोसिस ना बन रहा हो या हमें मजीद एक्यूरेसी लेनी हो तो हम जो है वो कंट्रास्ट जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रास्ट क्या था, कोई भी इंजेक्ट डाई जो हम इंजेक्ट कर रहे थे, ठीक है, दैट इज बेसिकली द, या जो रेडियो आइसोटोप हम इंजेक्ट कर रहे थे, दैट इज बेसिकली द कंट्रास्ट। देन हेमरेज, ठीक है, कोई भी हेमरेज है वो भी आपको जो है वो वहाँ पे ब्राइट नजर आएगा। कोई भी आपको सेलुलर मैसेज है या कोई मेटालिक फॉरेन बॉडी है तो वो भी आपको वहाँ पे स्पेसिफिकली ब्राइट नजर आएगी। जब हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे मजीद इसको देखेंगे सीटी स्कैन को, तो आपको ये ज़्यादा इजीली क्लियर हो जाएगा कि जो है वो ये ग्रे स्केल के बारे में भी हम ज़्यादा इन डिटेल पढ़ लेंगे कि क्या आपको टिश्यू या कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का सीटी स्कैन के ऊपर नजर आता है। ठीक है जी बच्चों, ये देखिए, ये मैंने आपको बताया था विंडोइंग की जो कि ग्रे स्केल था। अब ये जब ग्रे स्केल हम ऑटोमेटिकली आप जब सीटी मशीन के ऊपर करते हैं क्लिक, सीटी नंबर आपको बता देता है कि ये सीटी नंबर है। ठीक है जी, ये ट्रांसफर यूनिट है और ये इसलिए आपको इस तरह का नजर आ रहा है स्कैन के ऊपर। ठीक है जी, तो आप नंबर देखते हैं, आप ग्रे शेड देखते हैं, फिर आप सीटी के ऊपर जाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये ग्रे मैटर है। ठीक है, ये वाइट मैटर है, ये सीएस है। तो दिस इज बेसिकली ये जो विंडोइंग है, विंडो विड्थ है, विंडो लेवल है, ये हमें या हॉर्सफील्ड यूनिट्स है, वो बेसिकली हमें क्या कर रहा होता है, सीटी स्कैन को समझने में जो है वो क्या कर रहा होता है, हेल्प कर रहा होता है। Window examples in head CT, three windows are commonly used: brain window, bone window and subdural window. ठीक है जी, तीन बच्चों हम ज्यादा यूज कर रहे होते हैं विंडोज, ब्रेन विंडो। अब आपका इसमें कोई इतना वो मुश्किल काम नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास सारे नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसमें क्लिक करूंगी, अरेंज पे चीज अरेंज हो जाएगी, मैं शेप्स के ऊपर क्लिक करती हूँ, इस तरह से सारी शेप्स आ जाएंगी। ठीक है, तो इसी तरह से जब हम सीटी कर रहे होते हैं तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी कि ब्रेन विंडो मुझे चाहिए, तो वो मुझे ब्रेन विंडो दिखा देगा। अब मैं जब ब्रेन विंडो पे क्लिक करूंगी तो मुझे इस तरह का इमेज आ जाएगा, यानी कि मुझे ब्रेन को शो कराना शुरू कर देगा। तो इसमें हमें ब्रेन ज्यादा नजर आ रही है, बोन नजर नहीं आ रही। ठीक है, बाकी एरिया को उसने मास्क कर दिया। इसी तरह से अगर मैं क्लिक करूंगी जी मुझे दिखाते हैं बोन विंडो, तो बोन विंडो में वो मुझे सिर्फ बोन के ऊपर दिखा रहा होगा। अगर कोई मुझे पता चलेगा कि कोई पेशेंट की जो स्कल की बोन्स है उसमें कोई फ्रैक्चर तो नहीं। ठीक है, इसी तरह से फिर मैं उसको क्लिक करूंगी, मुझे दिखाता है सब ड्यूरल विंडो, तो सब ड्यूरल विंडो में मुझे इस तरह का इमेज दिखाएगा और मुझे पता चलेगा कि सब ड्यूरल हेमाटोमा जो है वो पेशेंट को तो नहीं हुआ, या सब ड्यूरल जो उसका एरिया है वहाँ पे कोई पैथोलॉजी तो जो है वो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो जब हम सीटी कर रहे होते हैं तो बेसिकली अगर आप रेडियोलॉजिस्ट के पास जाएं तो वो इसमें इतना ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आती उसको डायग्नोज बनाने में, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा जो है वो टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट की वजह से हमारे पास मशीन इस तरह की अवेलेबल है जो कि आपको एक क्विक जो है वो आपको डायग्नोसिस जो है वो बनाने में क्या कर रही होती है, हेल्प कर रही होती है। ठीक है, तो ये मशीन के अंदर ऑलरेडी सारी चीजें जो है वो क्या होती है, इंस्टॉल्ड होती है। Contrast enhancement. Contrast study involves imaging the area of the interest after intravenous injection of radiological contrast medium. Most orbital pathologies can be easily visualized without infusion of a contrast medium, as orbital fat provides intrinsic background contrast. The contrast enhancing lesion is one which becomes bright or more intense after contrast medium infusion. ठीक है, तो बेटा ये तो हमने हर ही रेडियोलॉजिकल मोडेलिटी में पढ़ा था कि कंट्रास्ट के साथ जब भी आप किसी इमेज को देखते हैं तो वो क्या हो जाता है, इमेज की जो विजुअलाइजेशन है वो बेसिकली इनहांस हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही मेंशन है कि आप कोई भी आईवी इंजेक्ट करते हैं या कोई भी रेडियोलॉजिकल कंट्रास्ट मीडियम जब देते हैं पेशेंट को, तो भी कोई भी जो भी पैथोलॉजी होती है वो हमें क्या होती है, वो इनहांस्ड फॉर्म में जो है वो हमें नजर आना शुरू हो जाती है। ठीक है, ऑर्बिटल की केस में, आई की केस में फैट पैड वहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा कंट्रास्ट की जरूरत नहीं होती, बट
अगेन जो है ये जो है वो पैथोलॉजी टू पैथोलॉजी और केस टू केस जो है जो क्या कर रहा होता है, वेरी कर रहा होता है। ठीक है, तो कोई भी रीजन हमें ऑब्वियसली कंट्रास्ट हम अगर एनहांस कर देंगे तो वो ज्यादा अच्छे से नजर आ जाएगा। बट अगेन वही बात है कि जरूरी नहीं है कि आपने कंट्रास्ट पेशेंट में इंजेक्ट कर दिया, अब वहाँ जरूरत नहीं थी। ठीक है, अगर हमसे डायग्नोसिस नहीं बन रहा होता या हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाना होता है तो उस केस में हमें फिर कंट्रास्ट जरूरी होता है। कंट्रास्ट एजेंट इंक्रीजेस टिश्यूज हाउसहोल्ड वैल्यूज एंड thus increases brightness. Evaluation of topic chiasma, periaceal region, and or extraorbital extension of orbital tumors is best possible with contrast enhancement. Contrast enhancement also helps to define vascular and cystic lesion as well as optic nerve lesions, particularly meningioma and glioma. ठीक है, तो ये डिफरेंट है, meningioma है, ग्लायोमा है, आपने ऑप्टिक नर्व को स्टडी करना है, आपने ऑप्टिक चियास्मा को देखना है, ऑर्बिटल ट्यूमर्स को देखना है। अभी मैंने आपको पहले बताया था बेटा पीछे कि जो हमारी आई है दैट इज बेसिकली अ वेरी सेंसिटिव और वेरी माइक्रो यहाँ पे आपके पास स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस वजह से अगर हमने उन लेवल्स पे कुछ स्टडी करना है और हमें कोई नहीं जो है वो डिटेक्ट कर पा रहे हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, कंट्रास्ट एजेंट जो है वो दे देते हैं और कंट्रास्ट क्या करता है, उस एरिया को जाके क्या करता है, ब्राइट कर देता है। जब वो उस एरिया को ब्राइट कर देता है तो हमें इजीली जो है वो क्या हो जाता है, वो विजुलाइज हो जाता है स्कैन के। ठीक है, ये आप देखें, ये एक दो बेसिकली आपके पास इमेजेस हैं, ये प्लेन सीटी है और ये कंट्रास्ट सीटी है। ठीक है, प्लेन सीटी में आप देखें कि हमें यहाँ पे पता नहीं चल रहा कि ऑर्बिटल एरिया में कोई प्रॉब्लम थी या नहीं थी। फिर हमने क्या किया, उसके अंदर जो है वो कंट्रास्ट डाला। जैसे ही हमने कंट्रास्ट डाला तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे कोई भी ट्यूमर, यहाँ पे कोई ब्लीडिंग या कोई और पैथोलॉजी जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, अगर हम सिर्फ इस तरह का सीटी देखते तो हमें जी कोई भी मसला नहीं, ऑर्बिट के अंदर सीटी क्लियर है। ठीक है, बट हमें लग रहा था कि जी पेशेंट को ट्रॉमा के साथ आया है तो हमें कोई इसके अंदर कंट्रास्ट इंजेक्ट करके इसको मजीद जो है वो देख लेना चाहिए, तो वो यहाँ से। ठीक है बच्चों, तो ये कंट्रास्ट एनहांसमेंट हम सीटी में भी जो है वो यूज कर रहे होते हैं। अप्रोच टू डिफरेंट रेशियल डायग्नोसिस, जनरल प्रिंसिपल, लोकेशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इमेजिंग फीचर, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ पेशेंट। ठीक है बच्चों, तो अगर हमने सीटी में भी आपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाना है, हमेशा आपको पेशेंट की लोकेशन, उसके एनाटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके फीचर्स के बारे में बताना चाहिए। पेशेंट की क्लिनिकल प्रेजेंटेशन से भी हमें बहुत सारी चीजें जो है वो इजीली पता चल जाती है। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि अगर राइट साइड का जो है वो हेमरेज हुआ होता है, ठीक है, या राइट साइड आपको कोई क्लॉट पड़ा होता है तो लेफ्ट साइड का स्ट्रोक होता है। ठीक है, और लेफ्ट साइड अफेक्टेड होता है तो राइट साइड का स्ट्रोक होता है। इस तरह से अगर आपको क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पता होगी तो आपको इजीली जो है वो उसको विजुलाइज करने में जो है वो हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि जो जनरल एनाटॉमी बच्चों आपने पढ़ी है उसको जो है वो जरूर रिवाइज करते हैं। Once primary location of lesion determined, we should consider other parameters, characteristics or margin of lesions। ठीक है जी, सिर्फ ये नहीं है कि आपको पता चल गया कि इस एरिया में है, बच्चे आप लोग भी क्लास लीव ना करें बिकॉज आई हैव डिस्कस समथिंग इंपॉर्टेंट एट द एंड ऑफ द लेक्चर। ठीक है, थोड़ा सा लेक्चर रह गया, अभी आप लोग क्लास एंड नहीं करें। कैरेक्टरिस्टिक्स और मार्जिन ऑफ लेजन। ठीक है जी, अगर हमें कोई भी, जैसे अगर हमने यहाँ पे लेजन डिटेक्ट कर लिया है तो हमें पता चल जाना चाहिए कि इसके क्या मार्जिन है, ये कितना ज्यादा जो है वो स्प्रेड किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद एनहांसमेंट पैटर्न, अगर ये स्प्रेड किया हुआ है तो कहाँ कहाँ स्प्रेड कर रहा है, इसकी बोनी जो है वो स्प्रेडिंग है, ये किस तरह की स्प्रेड है। पैथोफिजियोलॉजिकल बेसिस, ठीक है जी, वो कोई भी उसकी पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस उसके अंदर क्या क्या आ सकती हैं। अगर वो, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर कोई फ्रेश फ्रैक्चर होता है और अगर कोई ओल्ड फ्रैक्चर होता है, ठीक है, तो हमें कैल्सिफिकेशन नजर आती है। इसी तरह से हर टिश्यू की एक अपनी पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं, उसके बारे में भी हमें आइडिया होना चाहिए। और जो भी पेशेंट है उसकी क्या है प्रेजेंटेशन, किस तरह की है। ओके जी, CT is procedure of choice in evaluating patient with orbital trauma. It is a rapid test that can detect bony and soft tissue injury, hemorrhage, and foreign bodies. May be blunt, penetrating, or involve implant foreign bodies. The classical injury seen in blunt trauma is the blowout fracture. This commonly involves the floor and medial wall of the organ. ठीक है बच्चों, तो कोई भी जो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि कोई भी ट्रॉमा है, अगर वो कोई जो है वो आपके आई इंजरी है, कोई फ्रैक्चर है या किसी किस्म का भी ट्रॉमा है, उसमें हमें सीटी स्कैन जो है वो जो भी इंजरी है, अगर वो बोनी है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, हेमरेज है, कोई फॉरेन बॉडी अंदर चली गई है, सीटी स्कैन आपको उसको इवैल्यूएट करने में हेल्प करेगा। ठीक है जी, मसल बोन डिसऑर्डर्स हैं तब भी आप इसको डिटेक्ट कर लेंगे। पिन पॉइंट लोकेशन ऑफ ट्यूमर पता चल जाएगा। ठीक है जी, जैसे अभी मैंने क्रीनियोटमी में आपको एग्जांपल दी है। कोई भी प्रोसीजर हमने करना है, बायोप्सी करनी है, सीटी स्कैन पहले करवा सकते हैं डिजीजेस को मॉनिटर करने के लिए। ठीक है, हार्ट डिजीजेस हैं, कैंसर है, कहीं भी कोई लिवर मैसेज है, ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस देखनी है। जैसे मैंने आपको भी बताया था, रेडिएशन ट्रीटमेंट से पहले हम देख सकते हैं कि ट्यूमर के पहले का साइज था, अब क्या साइज हो गया। ठीक है, डिटेक्ट इंटरनल इंजरीज एंड इंटरनल ब्लीडिंग। ठीक है जी, ये तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि जैसे भी कोई भी ट्रॉमा होता है, हेड ट्रॉमा होता है या कोई भी इंटरनल इंजरी हमें लगता है हुई है, तो हमें उसको मजीद प्रॉपर देखने के लिए हम सीटी स्कैन जो है वो करवा
लेते हैं। ठीक है जी बच्चों, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ठीक है, हमने देख लिया बेसिक प्रिंसिपल भी, और क्या इसमें और प्लेन रेडियोग्राफी में डिफरेंस है, कुछ पैरामीटर्स हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, कि क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं सीटी के, एंड देन जो है वो मैंने आपको जो है वो उसके कुछ यूजेस जो हैं उसके ऊपर हमने अभी फोकस किया है। जब हम इंशाल्लाह इन डिटेल पढ़ेंगे इसको, तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा कि किस तरह से हमने सीटी को जो है वो मजीद देखना है। ठीक है बच्चों, किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर लें, फिर उसके बाद मैं आपको से जो बात करनी है वो मैं डिस्कस कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम वो मैंने पोर्टल देखा था तो काफी ज्यादा एब्सेंट लगी हुई थी, 5 एब्सेंट लगी हुई थी, लेकिन मैम मैंने सब क्लासेस ली हैं। बेटा आपने सेक्शन स्विच किया है? यस मैम, और मैम उसके अलावा भी काफी बच्चों को और भी इस तरह का इशू है कि एब्सेंट काफी ज्यादा लगी हुई है पोर्टल पे। बेटा देखिए, इसमें ये था कि मेरे पास तो जूम के आपके जो है वो पढ़े हुए हैं आपके ना सारे, हमारे पास रिपोर्ट्स जनरेट हो जाती है ना ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो मैंने तो उसी के अकॉर्डिंगली आपकी अटेंडेंस लगाई है। मैम आप एक दफा चेक कर लीजिएगा, वैसे तो मैंने अब सेक्शन चेंज कर लिया, लेकिन मैंने कोई भी क्लास में मतलब ऐसे नहीं कि ना मैम ली मैंने हो। भी कोई क्लास मिस नहीं की और मेरी भी एक एब्सेंट लगी हुई है अच्छा लेक्चर चलिए, 9 मैम में। मेरी तो 5 लगी हुई है, मैं तो ऑलमोस्ट पार्टिसिपेट भी करती हूँ हर क्लास में। चलिए बेटा सुन लें, जो भी जिस स्टूडेंट को भी ये वाला इशू है ना अटेंडेंस वाला, वो मुझे एक मेल कर दें तो फिर मैं उनका चेक कर दूँगी। ठीक है, थैंक यू मैम। मोहम्मद नुमान जी बच्चे बताएं। मैम एक फेवर चाहिए थी आपसे, वो ये कि वो मैम अभी वाइवा ना रखें प्लीज, कोई क्विज रख लें उसकी बजाय। एलएमएस पे 5% का सिर्फ क्विज हो जाएगा तो बेटर है मैम। वाइवा बहुत हेक्टिक हो जाता है, अभी शुरू में ही वाइवा रख लेंगे, बाद में फाइनल वाइवा भी एक होना है। 5% के लिए हर टीचर बस एलएमएस पे क्विज रख रहा है। आप 20 एमसीक्यूज दे दें, हम सोल्व कर लेंगे। अच्छा जी, फिर आप यस क्या मैम। कहना चाहते जी मैम, बिल्कुल ठीक बात मैम है। मतलब है कि यस मैम यस मैम, 5% का है, क्योंकि सिर्फ मैम इस सब्जेक्ट में 5% का है। स्टार्टिंग है। हैं? सॉरी बेटा, फिर आप मुझे आपके बात क्लियर होगी बताएं। मैम आप पिक्चर्स दे दें हमें, पिक्चर्स मैम हम मैंने ये लेबल कर बात लेंगे, करनी है कि कोई मेरी सिनेरियो अटेंडेंस होगा शो तो नहीं हो रही सिनेरियो कर पोर्टल दें। पे। अच्छा एक मिनट, नुमान आपकी बात मैंने सुन ली है, पहले हिरा की बात बता। हिरा आप बता दें क्या कहना चाह रही हैं। मैम आपने अटेंडेंस लगा दी है ना पोर्टल पे, मेरी अटेंडेंस शो नहीं हो रही पोर्टल पे। बेटा कुछ स्टूडेंट थे उनका पोर्टल ब्लॉक है। ठीक है, अब मुझे नाम तो नहीं याद, अब आई डोंट नो बच्चे आप थी कि नहीं थी, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का पोर्टल ब्लॉक था। मैम मेरा पोर्टल ब्लॉक नहीं है। आपका नहीं है तो आपकी अटेंडेंस किसी जगह की भी शो नहीं हो रही। मैम मेरी नो भी मैम। नहीं हो रही, मेरा भी ब्लॉक नहीं है, मैं खोल के बैठी मैम हूँ मैंने अभी। भी अभी भी चेक किया, मेरी भी एक बार। अटेंडेंस शो नहीं हो रही जबकि मेरा पोर्टल तो ओपन है। सारी क्लासेस की ऐसी हो रही है बच्चों। मैम जी इसमें सारे कोर्सेज का ऐसा ही हो रहा है, मैंने भी सारा देखा बैठ के। चलिए बेटा मैं ना नो अटेंडेंस मैम ऐसा नहीं है सब में, मैम सब में तो लगी हुई है जिसमें टीचर ने लगाई है, इसमें शायद किसी किसी का इशू हो। देखिए बेटा, आप लोग एक दफा अपना देख लें हम्म। पोर्टल से, ठीक है, फिर से रिव्यू कर लें, और जिस जिस स्टूडेंट को जिस जिस क्लास में इशू है ना मुझे बता दें, क्योंकि मेरे पास आपकी सारी जूम की रिपोर्ट्स पड़ी हैं, तो मैं एक दफा ना क्रॉस मैच कर लूंगी इसको। ठीक है, अब बच्चे जो मैंने आपसे बात करनी थी वो ये थी कि आप लोग मुझे बता दें कि जो हमने ओरल टेस्ट रखा हुआ है आपका पास कौन सा स्लॉट अवेलेबल है जिसमें मैं वो टेस्ट ले लूँ, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। मैम इसी मैम स्लॉट आप में वैसे एक तो बार नेक्स्ट वीक में टाइम मैम वैसे तो नेक्स्ट कॉपी वीक में ज्यादातर क्विजेस भी हैं, तो उसके लिहाज से काफी ज्यादा इशू हो जाएगा, क्योंकि क्विजेस भी सबने 5 बजे के स्लॉट में अपने रखी है। टाइम स्लॉट में रखा हुआ है मैम, जिस मैम स्लॉट में हमारी yes. क्लास होती है। मैम वेडनेसडे को 5 to 6 बेस्ट PM में रहेगा। ले लें आप। सॉरी, नो मैम, जिस क्लास हो रही है उसमें रख लें, बेस्ट हो रहेगा। मैम वेडनेसडे को हमारा मैम मंडे 5 to ट्यूसडे 6 वेंसडे तीनों दिन पहले मेरी क्विज एक है। मिनट बात सुने, पहले मेरी बात सुने। देखिए 7 जो हमारा 5 स्लॉट है ये तो है ही है ना, ठीक है, इसके अलावा मैं कह रही हूँ आप मुझे कोई भी एक स्लॉट दो, तो मैम आप 7 स्लॉट में रख लें। 7 स्लॉट में तो बेटा एक और क्लास है ना मेरी। मैम 6 मैम आप रिटर्न ले लें। मैम मैम 6 आप ओरल रहने दें 7 प्लीज। o'clock में ले लें। बच्चे आप मुझे कोई भी एक स्लॉट बता दें, या चले आप मुझे नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में से कोई एक स्लॉट बता दें, अदरवाइज फिर मुझे संडे को स्केड्यूल करना पड़ेगा, क्योंकि मैम मैम एक आप संडे को कर लें, मैम एक संडे को हमारे कर लें। मंडे ट्यूसडे वेंसडे तीनों दिन 3 सब्जेक्ट्स के हैं यस टेस्ट। मैम। बेटा तो फिर इसको हमने अब स्केड्यूल तो करना है ना, तो अब देखिए मैम 95। वेडनेसडे को सिर्फ इसी का सब्जेक्ट का है, रेडियो का, वो आप इवनिंग टाइम में 6 o'clock के बाद रख लें। चलिए फिर ऐसा करते हैं, या तो मैं 8 स्लॉट में रख लेती हूँ,
ठीक है मैम आप रिटर्न फॉर्म में ले लें प्लीज। यस मैम No, रिटर्न ma'am. आप क्यों इतनी Yes, जहमत ma'am, कर रही हैं? written ठीक है। मैम कैसे करेंगी मैम आप? रिटर्न ले रहे हैं LMS पे। नेक्स्ट वो भी 5% मैम के लिए आप रिटर्न ठीक है मैम। टोटलिंग। बेटा जी देखिए मैम मेरी आप ऐसे कर लेना, आप सिनेरियो बेस दे दें और टाइम कम रख लें। मैम नो बाकी मैम टीचर्स भी ठीक तो है, ले रहे इस हैं ना, तरह आप भी रख ले मैम 10 हो 10% गया। और टाइम वो कम ले रहे रखने हैं वाली तो क्या आप ही ले बात है लें। इसमें? जैसे भी हो सीधी कैसे होना चाहिए, ओरल है या जैसे यूनिवर्सिटी भी खुल रही है मैम, यूनिवर्सिटी भी खुल रही है, उसमें वाइवा होगा हम लोगों का, फाइनल वाइवा, फिर एग्जाम्स भी होने हैं हम लोगों के। तो यस एक दफा मैम वाइवा मैम रिटर्न ले जितने लें। ओपन हो रही है। अभी जैसे क्विज हम लोगों को तो उस तरह ले लें। सारी टीचर्स मैम क्विज ही ले रही हैं। बच्चों अब आप लोग मेरी बात सुन लें, ठीक है। देखें क्विज या ये होना या ना होना, अगर आपको लगता है कि उसमें आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे, क्विज में इसमें नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया है उसी में से ही आपके क्वेश्चंस होंगे। अगर आपको बहुत मुश्किल लग रहा है तो हम थोड़ा सा सिलेबस कम कर लेते हैं, ठीक है। मैं आपको इतनी वो कर देती हूँ कि हम ऐसा करते हैं फर्स्ट 5 लेक्चर्स कर लेते हैं, ठीक है ना। अब मेरा ख्याल है फर्स्ट 2 लेक्चर्स तो थे वो इंट्रोडक्शन के थे, और उसके बाद थर्ड लेक्चर हमारा एक्सरे इंट्रोडक्शन था। जो फर्स्ट 5 लेक्चर्स है ना हमारे, वो हम कर लेते हैं, ठीक है। जो लास्ट हमने पैथोलॉजी वाला पढ़ा है, एक लेक्चर वो निकल जाएगा, एक एब्डोमिनल एक्सरे वाला निकल जाएगा, तो आपका सिलेबस बहुत और कम हो जाएगा। इसमें हम इस तरह कर लेते हैं, मैं आपको सिलेबस थोड़ा सा कम कर दूंगी, फर्स्ट 5 लेक्चर्स कर लेते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट सिर्फ आपको 5% का बार है। इसके अलावा बच्चों जो स्लॉट है वो हमें, आप लोग परेशान नहीं हो, ठीक है बच्चे। देखिए आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, जितनी प्रैक्टिस अच्छी होगी उतना ही आपका जो आगे 35% का 40% का वाइवा होगा वो आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें प्रिपरेशन करें, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। और सेकेंडली ये है कि स्लॉट एक तो 7 स्लॉट है बच्चों हमारा, ये जो हमारी क्लास का स्लॉट है, ठीक है। और उसके अलावा जो स्लॉट होगा वो 8 स्लॉट होगा, सेम डे ही वेडनेसडे को, ठीक है। अब मैं खुद ही से डिवाइड कर दूंगी कि हाफ स्टूडेंट जो होंगे वो 7 स्लॉट में होंगे और हाफ 8 स्लॉट में होंगे। अराउंड आप लोग जो है वो 95 हैं, तो 40 45 45 45 इस तरह से हो जाएंगे, ठीक है बेटा। अगर आप में से किसी का भी कोई इशू है, आप किसी जॉब पे हैं या उस टाइम पे, तो देखिए मेरी आप बात सुने बेटा, इट्स जस्ट 5 मिनट भी नहीं लगने आपके इस वाइवा में, ठीक है ना। ये तो आपके 2 से 3 मिनट के अंदर मैंने आपसे 5 क्वेश्चंस कर भी लेने हैं। तो जो भी इशू है आपने सिर्फ 5 मिनट के लिए लॉग इन होना है, और 5 मिनट के लिए आप मुझे अपने टाइम स्लॉट पे वाइवा देंगे और आप उसके बाद जो है लीव कर देंगे, ठीक है। तो अब इसमें कोई इतना मसला आप लोगों को होना नहीं चाहिए, ठीक है। आई थिंक इट शुड बी क्लियर टू एवरीवन। फर्स्ट 5 लेक्चर्स है, मैं आपको आज फिर से मेल में जो है ना टॉपिक सेंड कर दूंगी, ठीक है। कि अगर आप में से कोई भी बच्चा कंफ्यूज ना हो, ठीक है। लेक्चर्स के जो टॉपिक्स है वो सेंड कर दूंगी, और 7 और 8 स्लॉट ऑन वेडनेसडे, और स्केड्यूल मैं आपको खुद बना के सेंड कर दूंगी। वैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं होगा, ठीक है। अब आप लोग खुद ही देख लें, जो ए वाले होंगे उनका 7 स्लॉट में होगा, जो नीचे वाले बाकी लास्ट वाले अल्फाबेट्स हैं उनका 8 स्लॉट में होगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ तक किसी स्टूडेंट्स को कोई मसला है तो मुझे बता दो। यही फेवर मैं बच्चों कर सकती थी कि मैंने आपका स्लॉट जो है वो सॉरी स्लॉट थैंक यू मैम। ठीक है। हाँ जी, अब बताएं और किसी बच्चे को कोई मसला आ रहा हो इसमें? नो मैम। मैम हम लोग जो अक्सर लोग क्लिनिकल इंटर्नशिप्स करते हैं, तो उस ड्यूरेशन में अगर हमारा ये ऑरल क्विज होता है तो हम किसी कॉर्नर पे जाके अगर व्यू दिखा देते हैं तो उसमें कोई इशू तो नहीं है? ना आपकी समझ नहीं आई, इंटर्नशिप से क्या है? मैम हम में से अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटर्नशिप्स करते हैं क्लिनिकल, तो अगर हम क्लिनिक पे ही किसी कॉर्नर में जाके आपको व्यू दिखा दें तो कोई इशू तो नहीं होगा उसमें? जी जी कोई मसला नहीं। आप कह रहे हैं कि क्लिनिक पे आप मुझे वाइवा दे दें? यस मैम। नो प्रॉब्लम बच्चे, आप यू शुड बी आप कहीं पे भी बैठे हुए हो, ठीक है। बस आपको जो है वो आपका पूरा मुझे फेस विजिबल होना चाहिए, आपके हैंड्स में कोई आपके पास जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो फॉलो होने चाहिए, दैट्स इट। आपके पास कोई रीडिंग मटेरियल ना हो, और जिस तरह से आप आवाज देते हैं उसमें मुझे कोई इशू नहीं। आप कहीं पे भी बैठे हो, आप घर पे हैं, आप जॉब में हैं, आप इंटर्नशिप पे हैं, आप कहीं भी, आप किसी भी कहीं भी बैठे हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आपने सिर्फ जो है वो अपने टाइम पे जो है वो अवेलेबल होना है। मैंने आपको 8:05 दिया तो 8:05 पे आना है, 6:30 है तो 6:50 पे आना है, ठीक है। आगे पीछे नहीं होना आपने, बस ये मसला है, और कोई मसला नहीं। ठीक है बच्चों, ओके मैम। स्टूडेंट को और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, हमने सिलेबस भी कम कर दिया है। अब तो मेरा ख्याल है बच्चों को ये इसमें क्वेश्चंस भी मुझे बनाने में बड़ा मुश्किल होगा कि कोई पीछे सिलेबस ही नहीं रहा, ठीक है। अब तो सिंपल थोड़ा सा ही रह गया, उसमें से 2 पैथोलॉजिकल वाला तो वैसे ही निकल गया है। अब मेरा ख्याल है आपको शायद एब्डोमिनल एक्सरे वाला था एक,
जो 6 था हमारा वो भी आई थिंक निकल जाएगा, तो फिर बहुत ही कम रह जाएगा। ठीक है, 5 लेक्चर्स का जो है वो फर्स्ट 5 लेक्चर्स जो भी हमारे हुए थे बच्चों वो आप लोग देख लें। ठीक है, मैंने आपके एलएमएस पे जो है वो अपलोड हुए हैं। सेशन 1 में फर्स्ट लेक्चर है, सेशन 2 में सेकंड है। इसी तरह से जो फर्स्ट 5 सेशंस में आपके जो 5 लेक्चर अपलोड हुए हैं वो आपके अब ओरल टेस्ट का सिलेबस होगा। ठीक है, आई थिंक इट शुड बी क्लियर टू एवरीवन नाउ। मैम 3, 4 और 5 तो कंबाइन किए थे आपने 77 स्लाइड्स वाले। ठीक है ना बेटा, तो कोई बात नहीं, जो कंबाइन हो गए थे बस वो कंबाइन ही है। ओके मैम, थैंक यू। फर्स्ट 5 के अंदर जो भी है उसके अनुभव उसी में से मैं आपसे पूछूंगी, इसके अलावा नहीं पूछूंगी। ठीक है, और आप लोग है वो अपने, लेकिन बेटा आप लोगों ने अब जो है वो अपने शेड्यूल के मुताबिक जो है वो वेटिंग रूम में आके वेट करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ किसी स्टूडेंट का 6:30 है ना, तो ही और शी शुड बी वेटिंग इन द वेटिंग रूम एट 6:15। ठीक है, यानी कि आपने 15 मिनट पहले वेटिंग रूम में आके अपने टर्न का जो है वो वेट करना। ठीक है, इससे क्या होगा कि हम जल्दी जल्दी जो है वो उसको कंप्लीट कर लेंगे और टाइम भी जो है वो हमारा वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, और बेटा जो अपने टाइम पे नहीं आएगा मुझे एक्सक्यूज किसी बच्चे ने नहीं देना कि फलाना हो गया, ये मसला हो गया, ये मसला हो गया, ये मैं रीशेड्यूल नहीं करूंगी। जो बच्चा नहीं आएगा जिसकी एब्सेंट होगी उसका 0 कंसीडर होगा। ठीक है, तो ये अब आप लोग देख लें। ओके बच्चों, एनीथिंग एल्स? नो मैम। अच्छा जी, किसी स्टूडेंट ने मुझे कहा है एमसीक्यूज लेक्चर नंबर 2 के। ठीक है, अभी इस वक्त तो बेटा मेरे पास मैं आपको उसमें से आपको कौन से उसमें प्रॉब्लम आ रही है आपके पास है तो स्क्रीन शेयर कर दें या फिर ओके मैम। ठीक है, या तो स्क्रीन शेयर कर दें या फिर आप मुझे मेल पे पूछ लें। ठीक है, मैम वो रिकॉर्डिंग में आपने बताए हुए हैं उनके आंसर्स। मैम वो उधर भी कंफ्यूजन थी उनके आंसर्स में, जब हम सबने आंसर्स किए थे तब भी ना उसमें बाद में जब मैंने देखा तो कंफ्यूजन थी उसमें, और एक क्वेश्चन आपने तब लीव कर दिया था, मतलब आपने कहा था अभी वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो मैम वो 5 o'clock वाली क्लास में मैंने सेक्शन शिफ्ट कर लिया, तो मैम आपको तब तक मैं शेयर कर दूंगी मेल में, तो आप उधर डिस्कस कर लें। आप बेटा मुझे मेल शेयर कर दीजिएगा, फिर मैं आपको भी क्लियर कर दूंगी और उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट साल में सब स्टूडेंट्स को क्लियर कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके बच्चों, अब अच्छा पढ़ें। ठीक है, सिलेबस भी आपका कम हो गया है, इसमें पैनिक नहीं होना और अपने स्केड्यूल को जो है वो आपने फॉलो करना है। ठीक है जी, ओके जी बच्चों, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।